जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, आज हमारा समाज बहुत सी कुरीतियों से जूझ रहा है। कहीं करप्शन से तो कहीं जर्जर एजुकेशन सिस्टम से, कहीं बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो कहीं नाबालिगों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। तो आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। वो निरंतर अपने चैनल के द्वारा समाज में फैले करप्शन का भंडाफोड़ करने में लगे रहते हैं। वो कभी आपको सरकारी दफ्तर में किसी सरकारी कर्मचारी को एक्सपोज करते हुए दिख जाएंगे। जनवरी फरवरी पढ़ाते हैं जी, जनवरी लिखे तो यहाँ पे लिखे बढ़िया से इंग्लिश में बोलिए तो जी। ये थी जनवरी का इंग्लिश क्या होता है, क्या लिखे हैं आप? JANARY। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कभी तो वो आपके लोकल जो कलाकार होते हैं उनका इंटरव्यू लेते हुए भी दिख जाते हैं। मैं मुकेश अंबानी की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो जी हाँ, ठीक पहचाना आपने। आइए स्वागत करते हैं नालंदा दस्तक फेम अमित चौरसिया का हमारे शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, इस लायक समझने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जो आपको सिल्वर बटन और गोल्डन बटन मिला यूट्यूब की तरफ से। ये मुझे नहीं मिला है, हमारे दर्शकों को मिला है। अच्छा। और यूट्यूब ने मुझे तभी दिया जब मेरे दर्शक मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, फॉलो किए, मुझे इतना सपोर्ट किए, और उसी का नतीजा है कि आज हम आपके सामने हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ये बहुत ही बड़ी बात है और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो जैसे कि आप चुनावी कवरेज भी बहुत अच्छा करते हैं, हमने देखा है। चुनाव आ भी रहा है। लेकिन हम इस पॉडकास्ट में आपकी चुनावी पार्ट को थोड़ा ए पॉलिटिकल हम थोड़ा रहेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा फन पार्ट एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा ए पॉलिटिकल पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने तरीके से इस्तकबाल कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अमित चौरसिया है और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। और आज हम आए हैं डॉक्टर शरीमा जी के पास पॉडकास्ट देने के लिए। और अक्सर आप लोग हमें देखते होंगे कि मैं सवाल पूछा करता हूं लोगों से, लेकिन आज ये नौबत है और आज ये मतलब की सिचुएशन है कि आज मैडम हमसे सवाल पूछेंगे और मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि दर्शक काफी इच्छुक है आपके बारे में जानने के, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। मैडम, दरअसल मेरा नाम अमित चौरसिया है और गांव में लोग मुझे टोनी टोनी करके बुलाते हैं। अच्छा, ठीक है, गांव का नाम मेरा टोनी है जी। और मैं बिहार राज्य के नालंदा जिला के खुदागंज थाना अंतर्गत अर्जुन सिरथुआ गांव का निवासी हूँ। अच्छा। मेरे मम्मी गृहिणी है, जी। उसके साथ साथ सिलाई भी करती है घर का खर्चा के लिए। और मेरे पापा हैं जो कि किसान हैं और शॉपकीपर हैं, घर ही पे दुकान चलाते हैं। मेरे दो भाई हैं जो कि मेरे से एक बड़े हैं, वो पेंडो हैं। और मेरी एक दीदी है जो कि दिल्ली में रहती है, वो हाउसवाइफ है। और यही मेरा मतलब फैमिली स्ट्रक्चर है। बचपन में मेरा पढ़ाई गांव में ही बीता, 1 to 4 क्लास तक, 4 या 5 क्लास तक। उसके बाद मैं एकेडमिक पढ़ाई के लिए मतलब कि अपर लेवल का पढ़ाई के लिए मैं वहीं के ही एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया जिसका नाम था विद्या ज्योति स्कूल। अच्छा। और वहाँ पे मैं 4 to 7 तक वहाँ पे पढ़ाई किया जी। पैसे की तंगी होने के कारण मैं उस क्या बोलते हैं कि विद्यालय को अफोर्ड नहीं कर पाया। मेरे माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाए, तो मजबूरन मुझे फिर से बिहार बोर्ड के ओर टर्न करना पड़ा। और 9th और 10th की जो पढ़ाई है मैंने अपने ही बाजार के खुदागंज में रह करके पढ़ाई किया बिहार बोर्ड से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत मैं 10th का एग्जाम दिया 2015 में। और 2015 में 10th का एग्जाम दिया तो वहाँ पे मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। और उत्तीर्ण होने के बाद मुझे बिहार सरकार के द्वारा जो 10,000 रुपए का पुरस्कृत राशि मिलता है वो भी मिला मुझे। और मुझे याद है कि जिस समय मुझे वो 10,000 रुपये मिला था तो मैं अपने घर का इकलौता लड़का था जिसको मतलब कि बिहार सरकार की तरफ से कुछ मतलब कि अनुदान मिला था। अनुदान इसको बोल सकते हैं, सरकार मुझे अप्रिशिएट की थी। और सभी को मिलता है ये 10,000 रुपये, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो वो जब मिला था मुझे तो मेरे घर में कुछ भी इलेक्ट्रिक सामान नहीं था। अच्छा। ठीक है, हम लोग टीवी देखने के लिए दूसरे के घर में जाते थे। और मेरी मम्मी का और पापा का बहुत ख्वाहिश था टीवी का। ठीक है, तो उस समय मैं 2015 की मैं बात बता रहा हूँ कि जो 10,000 रुपये मुझे मिला था तो उस पैसे से मैं टीवी खरीदा। ठीक है। और उसके बाद मैं 12th का पढ़ाई करने के लिए अपने जो जिला है उसके क्या बोलते हैं कि पड़ोसी जिला जहानाबाद कामता प्रसाद इंटर कॉलेज से मैं 12th का पढ़ाई किया जी।
और मेरा स्ट्रीम साइंस था, बायो मतलब कि मेरा ये था ऑप्शनल सब्जेक्ट। और 2017 में मैं 12th का एग्जाम दिया, और 2017 में जब मैंने 12th का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम दे रहा था, तो उस समय एग्जाम दे करके मैं घर आया, 1 महीने के बाद रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आया तो उस समय मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। अच्छा। 2 सब्जेक्ट में मेरा क्रॉस लग गया था। और गांव में ऐसा धारणाएं है कि 10th में 12th में अगर आप फेल होते हैं तो गांव के लोग आपको हीन भावना से देखते हैं। ऐसा शहर में भी ऐसा ही है? नहीं, गांव में ज्यादा है, शहर में भी होता है, शहर में भी है ये। हाँ, लेकिन गांव में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गांव में मतलब कि पर्टिकुलर व्यक्ति सब लोग जानते हैं। आपके मम्मी पापा को लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपसे ज्यादा। फलानमा का बेटवा फेल हो गया, फलानमा का बेटवा दूसरे विषय में फेल हो गया, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो उसको झेलना मेरे लिए बहुत दुखदायी था। मेरे से ज्यादा मेरे पिताजी का दुखदायी था, क्योंकि वो एक वहाँ के गांव के रेनाउन पर्सन थे, बिकॉज कि उनके पास सब लोग आता है, दुकान है तो स्वाभाविक सी बात है, सुबह शाम सब लोग 2-3-5 दिन तक तो इतना मतलब कि मेंटली टॉर्चर किया गया मेरे पूरे फैमिली वाले को, गांव वाले की तरफ से। पापा के जो मतलब कि चाहने वाले थे, या फिर वो बोले कि जो मेरे विरोधी थे, जो मुझे नहीं देखना चाहते थे, जो मेरे परिवार को नहीं देखना चाहते थे, वो सभी लोगों ने मतलब कि जितना हुआ उतना क्रिटिसाइज किए कि 12th में फेल हो। ऐसे मानो मॉडलाइज करने आपको, आपकी फैमिली वालों, ऐसा मानो कि हम लोग कोई बहुत बड़ा उल्लंघन किया हो संविधान का, क्राइम कर दिया, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, ऐसा टेररिस्ट वाला काम कर दिया, ऐसा ट्रीट करने लगा गया। लेकिन फिर उस समय मैं अपने आप को कोसा कि चलो भाई ठीक है, एक बार फेल होते हैं, लड़ाई है, लड़ाई में कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं, और बिना क्या बोलते हैं कि फेल हुए पास होने का महत्व भी पता नहीं चलता है। और उस समय जब मैं फेल हुआ तो मेरे ही मतलब कि गांव के बगल के नहीं, मेरे घर के बगल के लोग बोलते थे कि अब मेरे पापा दुकान चलाते थे, तो लोग बोलते थे कि सिकंदरा का बेटा भी अब डंडी मारेगा, दुकान चलाएगा, अब ये कुछ कर नहीं पाएगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स मतलब कि सुनने के लिए मुझे मिला, ना चाहते हुए भी। लेकिन उस समय मेरे भैया वहाँ पे कोलकाता में पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। वो पीएनडो का तैयारी कर रहे थे वहाँ पे कोलकाता में। तो बोले कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, 12th ही फेल हुए हो, तुम बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिए हो, फिर से कोशिश करो, ट्राई करो, पास हो जाओगे, उसमें क्या है, मेहनत करोगे तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैंने कोशिश किया, और उसी क्या बोलते हैं कि सेशन में 2017 में ही मैं 12th क्वालिफाई किया। हाँ, मुझे याद है कि 56 से 57% मार्क्स आया था, क्योंकि 12th मेरा मतलब कि बहुत वीक था, और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो मैं था वो मैं बता रहा हूँ। तो 12th में पास हुआ, फिर 12th में पास हुआ तो उस समय भैया भी पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था, और कुछ साल पहले दीदी की शादी हुई थी, तो घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही मतलब कि डल हो चुकी थी, माली हालत बहुत खराब थी। तो भैया बोले कि ऐसा है कि तुमको करना क्या है, 12th तुम पास हो गए हो। तो हम बोले कि मुझे जर्नलिज्म करना है। जर्नलिज्म मतलब आपसे शुरू से आपकी इच्छा थी जर्नलिज्म फील्ड में आने की? स्टार्टिंग से। और जब मैं बोला भैया को कि जर्नलिज्म करना है, तो भैया बोले कि चलो हमको तो समझ में आ रहा है कि जर्नलिज्म क्या होता है जी, घर में तुम समझाओ मम्मी पापा को, उनको समझ में आता है कि नहीं। तो पापा को बोले कि हमको जर्नलिज्म करना है, तो पापा बोले ये क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बस ईयर तक समझ में आता है गाँव वाले को। अभी भी बहुत सारे लोगों को जर्नलिज्म के बारे में नहीं पता ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम कौन सा पढ़ाई की हो, तो हम बताते हैं कि बीजेएमसी की है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन। तो लोग बोलते हैं कि अच्छा ये पढ़ाई पढ़ करके लोग पत्रकार बनते हैं। बोले कि हाँ, लेकिन जिले के बहुत सारे ऐसे मतलब कि मेरे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे सगा संबंधी जो कि पत्रकारिता कर रहे हैं, वो जर्नलिज्म ना करते हुए पत्रकारिता कर रहे हैं। और आजकल का तो ट्रेंड बन गया, माइक उठाओ और मतलब कि रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेकिन मेरा ये नहीं है, हम बाकायदे प्रोफेशनल हैं जी। मैं हिंदुस्तान में भी मतलब कि कुछ दिन पहले तक काम कर रहा था। अच्छा। मैंने दिल्ली में इंडिया न्यूज में भी काम किया, और अभी फिलहाल मेरा अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, न्यूज चैनल है, जिसके YouTube पे 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 12 लाख सब्सक्राइबर्स है। फेसबुक पे 6.5 लाख फॉलोवर्स है, इंस्टाग्राम पे लगभग 70,000 फॉलोवर्स हैं। तो सब मिलाकर के हमको लगता है कि मोर देन 2 मिलियन फैंस फॉलोवर्स हैं मेरे, जो कि मतलब कि मुझे पसंद करते हैं। हाँ, मेरे काम आपका बहुत अच्छा रहता है, मेरे काम को पसंद करते हैं, कंटेंट को पसंद, क्योंकि वीडियो बहुत सारे लोग बना रहे हैं यूट्यूब पे। सही बात। लेकिन मुझे मेरे काम को लोग पसंद करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। 12th में पास आउट हुआ तो घर का कंडीशन मैंने आपको बताया, तो पापा बोले जर्नलिज्म क्या होता है, तो मैंने उनको बताया कि टीवी पे आप लोग जो न्यूज देखते हैं जी, आने वाले समय में अगर मैं जर्नलिज्म का पढ़ाई करता हूँ तो मुझे भी आप लोग टीवी पे देखेंगे। बोले कि अच्छा तुमको टीवी वाला बनना है। अच्छा। ये भी नहीं बोले कि तुमको पत्रकार बनना है या फिर कुछ ऐसा बनना है। गाँव में लोग पत्रकार को ये बोलते हैं, न्यूज वाले बोलते हैं। न्यूज वाला, ठीक है, एकदम ठेठ भाषा में न्यूज वाला बोलते हैं।
कि न्यूज वाला है, मीडिया वाला है। पापा बोले कि अच्छा तुमको मीडिया वाला पढ़ाई करना है? बोले हाँ। तो बोले कि उसका तो इधर पढ़ाई लिखाई होता नहीं है। अरे ईश्वर का तुम पढ़ाई करेगा जब भैया कुछ सालों के बाद डॉक्टर बन जाएगा और तुम उसके क्लिनिक में मतलब कि मेडिकल का शॉप खोल देना। नहीं ठीक है, तुम्हारा भी मतलब कि अपना चलेगा और भैया का भी चलेगा। हम बोले कि हम गांव में आपका दुकान चला लेंगे लेकिन मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो भैया बोले कि चलो ठीक है, तुम्हारा शौक है तो इस पे विचार किया जाएगा। तो जब भैया का क्वालिफाई हुए, भैया मतलब कि उनका पढ़ाई खत्म हुआ, तो पढ़ाई खत्म होने के बाद खुशी की बात है मैम कि जैसे उनका पढ़ाई खत्म हुआ तुरंत उनका इंटर्न हुआ और तुरंत उनका जॉब भी लग गया। ओके, ठीक है, तो जॉब लग गया तो घर का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सही हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, डल था वो नॉर्मल होने लगा, इम्प्रूव होने लगा। तो फिर भैया बोले कि चलो ठीक है, कॉलेज वगैरह हम लोग पता किए हैं। दीदी दिल्ली में रहती है, तो दीदी की कोई दोस्त थी। अच्छा। ठीक है, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, उनके दोस्त की जो भाई था ठीक है, वो वहाँ पे जर्नलिज्म कर रहा था। अच्छा। IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ग्रेटर नोएडा से। ठीक है, वो दीदी उनसे पूछी कि भाई मेरा भी एक भाई है वो करना चाहता है। तो हम 2018 में वहाँ पे एडमिशन करवाया दिल्ली में जर्नलिज्म के लिए। और एडमिशन करवाने के बाद मैं वहाँ पे 3 साल रेगुलर, मतलब कि मेरा हमको लगता है कि कॉलेज में अटेंडेंस मेरा 80% से अबव होगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था पढ़ना और सीखना। क्योंकि मुझे बचपन से ही लगा था कि हमको कुछ करना है दिल्ली जाकर के। ऐसा नहीं कि आए हैं तो पापा का नाम डुबा देना है, टाइम पास करने के लिए। टाइम पास नहीं करने के लिए मैंने कॉलेज लाइफ को मैं बहुत अच्छे से ये किया, यूटिलाइज किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से सीखा। और जब 5th सेमेस्टर चल रहा था वहाँ पे, तो मैं इंटर्नशिप के लिए बहुत जगह अप्लाई किया, रिज्यूमे दिया और मुझे वहाँ पे इंडिया न्यूज में इंटर्नशिप पे मतलब की जॉब भी मिला। 7-8 हजार रुपया सैलरी का, मतलब वहाँ पे बात हुई थी। तो मैं 3-4 दिन इंडिया न्यूज में काम किया। अच्छा। इंडिया न्यूज में काम किया तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन वहाँ पे एक बड़ा था मैम कि इतना प्रेशराइज काम करवाया जाता है कि जिसको आप झेल नहीं पाएंगे। अच्छा, मेंटल टॉर्चर बहुत मतलब कि आपका कितना इम्पोर्टेंट काम हो आपके पास, उसके काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका काम नहीं हो सकता है। और स्वाभाविक सी बात है कि आपको वो पैसा देना तो आपसे वो काम लेगा। ठीक है, एक इंसिडेंट था कि मैं अपने रूम से दिल्ली जा रहा था। मैं नोएडा में रहता था, तो नोएडा से दिल्ली जा रहा था जॉब के लिए। तो मुझे लेट हो गया था, मतलब कि 10-15-20 मिनट लेट हो गया था। तो उस दिन मुझे HR बहुत सुना देती आते वक्त। अच्छा, कि तुम लेट कैसे हो जाते हो, अभी नए नए हो, तुमको रूल रेगुलेशन नहीं पता है, तुम पंक्चुअल नहीं हो, आगे कैसे कर पाओगे। हम उस बात को सोचते सोचते मतलब कि एकदम पागल हुए घर जाते जाते। नेक्स्ट डे हम आए और HR को बोले कि मैम ऐसा है कि हम कल से आपके क्या बोलते हैं कि मैं अब जॉब पे नहीं आऊंगा। क्या होगा? अरे हम लोग को काम होता है, तुम लेट कर देते हो तो हमको सुनाना पड़ता है और सबको हम सुनाते हैं, तुम कोई नए नहीं हो। हम लोग सब सुनते होंगे लेकिन हम नहीं सुनेंगे, सॉरी हम नहीं आएंगे कल से। तो मैं उस जॉब को छोड़ दिया वहीं पे। ठीक है, छोड़ दिया। उसके बाद एक अलग से प्रेशर आ गया कि भाई अब क्या करना है। पापा भी गुस्साने लगे, घर के फैमिली लोग भी गुस्साने लगे तो कि नेशनल चैनल था, तुमको मतलब कि जॉब भी मिल गया था, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तुमने मिस कर दिया, छोड़ दिया। हम बोले कि पापा जॉब छोड़े हैं, कुछ बड़ा करना है हमको और अपना करना है। बचपन में मेरे दादा बोला करते थे कि 10 रुपए का नौकर बनने से बेटर है बेटा कि तू 5 रुपए का मालिक बन। ठीक है, उसका अलग तुमको रॉयल फील होगा। और वही मैंने ठाना की, फिर जो मेरे एक कॉलेज में टीचर थे, प्रोफेसर थे, उनसे हमारी डिस्कशन हुई और वो मुझे बताए कि बेटा यहाँ पे नोएडा है, दिल्ली है, NCR है, यहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत अमीर है, तुम्हारे जैसे बहुत बिहार के लाल है और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो तुम में कुछ ऐसा क्या है जो तुमको मतलब कि लोग अपॉर्चुनिटी दे, और तुमको एक जॉब मिला भी तो तुम उसको छोड़ दिए। तुम ऐसा करो कि एक अपना चैनल बनाओ और बिहार जाओ और वहाँ पे काम करो। वहाँ पे सिर्फ एक लौता तुम हो, अपने जिले में जाकर, जिले में। सही में, ठीक है। सर ही हमको वहाँ पे नाम भी बताया चैनल का, नालंदा दस्तक। नालंदा दस्तक के नाम से मैं अपना चैनल बनाया। अमित शर्मा सर नाम था उनका। मैं बहुत शर्मा और आप अमित चौरसिया। हाँ, वो भी नालंदा के ही रहने वाले, उनके रिलेटिव रहते हैं। वो क्या बोलते हैं कि 90s के दशक में वो गया में, अच्छा, सहारा में वो यहाँ पे मतलब कि बहुत अच्छे पोस्ट पे वो काम करते थे। सहारा न्यूज एक समय पे बहुत रिनॉन चैनल हुआ करता था। तो वो बोले कि नालंदा और मगध के क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वर्चस्व नहीं है अभी, और तुम अभी अगर जाते हो तो आने वाले 2-4-5 साल में स्टार बन जाओगे। उनके बातों को मैं सुना और स्टार्टिंग से मैं उनके बातों को सुनता था और मानता था, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही। तो मैं आया कॉलेज से घर, 2020 का लोक विधानसभा चुनाव कवर किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में मेरा बेस बना
पॉलिटिशियंस से कांटेक्ट हुआ, लोगों से कांटेक्ट हुआ, लोगों से फेस टू फेस क्या बोलते हैं कि वार्तालाप हुआ। और वो विधानसभा चुनाव करने के बाद 2021 में फिर पंचायत सभा चुनाव हुआ। तो पंचायत चुनाव में मुझे एक अच्छा नेम फिर मिला। एक पंचायत में हमको लगता है कि मोर देन 50 पंचायत में मैंने जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, और उसी का नतीजा है कि आज मतलब कि एक एक गांव के लोग, नालंदा के किसी भी गांव में आप चले जाएंगे मैम, और मेरे चैनल के बारे में लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे। अमित चौरसिया को जाने या ना जाने, लेकिन नालंदा दस्तक को लोग जरूर जानते हैं। मुझे भी कभी कभी गाड़ी से चल करके जाते रहते हैं तो लोग बोलते हैं देखो नालंदा दस्तक वाला जा रहा है। तो वो सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैंने यही किया है। ठीक है, फिर मैं रेगुलर काम करते गया, फिर मैं विद्यालयों का मतलब कि बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का इतना अच्छे से रिपोर्टिंग किया। फरवरी का स्पेलिंग बताइए बोल के। लग रहा तू आइए तो अफसर वाला फिर तू गर्म कर रहा है हमको। आप बोल रहे माइक हटाइए, माइक हटाइए। आपको अगर कोई बोल रहे कि चौक हटाइए तो चौक हटा करके पढ़ाइए। कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्रांति आई, और अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइमरी विद्यालय हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कि मध्य विद्यालय हो, +2 विद्यालय हो, सभी में जो आपको बीपीएससी के तहत टीचरों की बहाली हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का थोड़ा बहुत भी योगदान अगर उसमें है तो हम लोगों का है। क्योंकि हम लोगों ने इतना सच्चाई दिखाया एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि सरकार को भी लगा कि वाकई में व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। सरकार ने इस पे अमल किया, विचार किया, और हम लोग इतना सच्चाई दिखा दिए कि हम लोगों को बैन कर दिया गया विद्यालय में जाने से। ठीक है, क्या तुम इतना इससे ज्यादा सच्चाई मत दिखाओ, हम लोग को बदनामी हो रही है। हम तो यही बोलना चाहते हैं सरकार से और गवर्नमेंट से, क्या बोलते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर से, कि भाई साहब हम आप लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं और सच्चाई दिखाने दीजिए ताकि आप लोग उसको सुधारने की कोशिश करें और फ्यूचर अच्छा हो, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। आप लोग तो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग बड़े चैम्बर में बैठते हैं, आप लोग को क्या पता है जमीनी हकीकत? जमीनी हकीकत उसको पता है जो जमीन पे जाकर के काम करेगा, देखेगा। तो हम लोगों ने देखा और दिखाया, और सरकार को लगा कि नहीं ये हम लोग की छवि को धूमिल कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग सच्चाई दिखाते आए हैं और आगे भी सच्चाई दिखाते रहेंगे, और अभी भी हम लोग विद्यालय में जाते हैं। और मेरा एक कर्म है, मेरा ये धर्म है, और एक कर्म और ये धर्म मैं आजीवन करते रहूंगा। और इसी प्रकार से मेरा फिर क्या बोलते हैं कि पत्रकारिता का आगाज हुआ मैम, और बहुत सारा अवार्ड और बहुत सारा मेडल भी मुझे मिला इस दौरान। मैं बताने लगूंगा तो हमको लगता है कि मोर देन 50 मेडल्स और अवार्ड मेरे रूम पे रखा हुआ है। हाँ, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। और महीना में हमको लगता है कि 2-3 अवार्ड हम लोग गेन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे कामों को अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले बात अप्रिशिएट करते हैं, लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हाँ, लोग मुझे मतलब की तारीफ करते हैं तो लगता है कि नहीं कुछ करना है, आगामी क्या बोलते हैं और मोटिवेशन मिल जाता है। हाँ, ये वीडियो शूट हो रही है 17 तारीख को, और 23 तारीख को मुझे बिहार गौरव सम्मान मिलने वाला है, क्या बोलते हैं कि बिहार शरीफ में। तो उसको लेकर के भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि बिहार गौरव सम्मान से मुझे ये करना किया जाएगा। बहुत अच्छा लगता है काम करने में, और यही है मेरा मतलब कि पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया। एक और पर्सनल लाइफ में है, मतलब जो आपने शायद जानबूझ के इग्नोर कर दिया या मतलब बताना नहीं चाहते, पर हम थोड़ा सा पूछ ले। बिल्कुल कि मतलब क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। इसी साल शादी होने वाली है, और जिस समय पॉडकास्ट कर रहे हैं उसके मतलब कि ठीक 1 महीने बाद मेरी एंगेजमेंट भी है। आपका सेहरा जल्द ही बनने वाला है, और हमें इनविटेशन भी आएगा। मिठाई बहुत जल्द मिलेगी। इसी पॉडकास्ट में हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि आप जरूर आइएगा मेरे एंगेजमेंट में। आपको बहुत स्वागत है, आपका भी स्वागत है, सर का भी स्वागत है। बहुत जल्द सेहरा बनने वाली है। बिल्कुल। तो जैसे आपका जो जर्नलिज्म फील्ड में आप हैं, और आपका एक वीडियो जो है उसमें आपने मेंशन भी किया है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग इज द बैकबोन ऑफ जर्नलिज्म, और जो आप मतलब ये सिर्फ शौकिया, हम आपकी बातों से हमें लगा कि आप शौकिया ये आपने किस्मत आजमाने के लिए नहीं किया, ये आपका बेसिकली एक ड्रीम था। तो लेकिन हमने जैसे ऑब्जर्व किया, एक तो आपका चुनावी वाला जर्नलिज्म तो होता ही है, लेकिन आपके जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं काफी अलग तरह के होते हैं। तो जैसे एक आपने संजना किन्नर का इंटरव्यू किया था, वो भी बहुत अच्छा था, बहुत मार्मिक था एक्चुअली। तो ये आपको कैसे आइडिया आया? देखिए, मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्टिंग इज द बैकबोन ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, इसकी सच्चाई है। ठीक है, कमरे में बैठ करके कोई भी न्यूज को पढ़ देगा जी। ठीक है, और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के एंकर्स यही करती हैं या फिर करते हैं।
दिल्ली के मीडिया हाउस में बैठे वाले एंकरों को क्या पता है कि नालंदा के किसी गांव में क्या हो रहा है, जमीनी हकीकत क्या है। उनको फीड भेज दिया जाता है, रिपोर्टर को हायर कर दिया जाता है कि तुम वहां पे ऐसा हुआ है, वहां पे जाकर के दो हमें वीडियोज भेजो, हमको स्क्रिप्ट भेजो, मैं यहाँ से बताऊंगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट जा करके करता है वो एक्चुअल एक्चुअल जर्नलिज्म वही कर रहा है। रूम में बैठ करके तो कोई भी बोल देगा, जो जर्नलिज्म किया है नहीं किया वो भी बोल देगा। बंद कमरे में बैठ करके कौन नहीं क्या कर देगा। सही बात। तो वो जर्नलिज्म नहीं है, उसको मैं रियल जर्नलिज्म नहीं मानता हूँ। हम लोग को पढ़ाया भी गया तो बताया गया था कि जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे तब तक आप असल पत्रकार नहीं कहलाएंगे। जब आप किसी चैलेंज को नहीं फेस करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी महत्व क्या है। जब मैं 12th फेल हुआ तब मुझे पता चला कि 12th पास होने का महत्व क्या है। तो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग ही करता हूँ मोस्टली, मतलब कि 99% से ज्यादा जो मेरे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, हमको लगता है कि लगभग 2000 वीडियो मैं बना चुका हूँ। और 2000 में 1500 से 1700 से एवं वीडियो आपको जो मिलेगा वो ग्राउंड का मिलेगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाकर करता हूँ। बाकी आपका सवाल था कि मैंने किन्नर का इंटरव्यू किया था, और ये कोई इकलौते किन्नर नहीं थी, इसके पहले भी मैंने 2-4-5 किन्नरों का इंटरव्यू किया था। सभी लोगों का लाइफ स्टाइल दिखाते हैं लोग, और मैं एक बार आ रहा था रिपोर्टिंग करके, तो उसका वीडियो मेरे पे आया, ठीक है। तो मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किया, अच्छा, कि भाई इनकी लाइफ क्या है, इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, ये अपना जीवन कैसे जीते हैं। मैं उनको कॉल किया, नंबर मांगा, पहले चैटिंग हुई इंस्टाग्राम पे, फिर मैंने उनका नंबर मांगा। तो फिर वो बोले कि मैं भी अपना क्या बोलते हैं कि बताने के लिए इच्छुक हूँ, मुझे कोई कुरेज नहीं है मेरी। तो मैं नालंदा में उनका इंटरव्यू किया था, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने बारे में बताया। उनकी लाइफ में भी बहुत समस्याएं हैं, बहुत परेशानियां हैं। लोग आम जो लोग होते हैं बहुत उनको ये करते हैं, हीन भावना से देखते हैं, अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो उनकी सच्चाई को मैंने दिखाया, उनके दर्द को मैंने दिखाया, और उस वीडियो पे हमको लगता है कि 3-4 मिलियन व्यूज गया था। इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट्स पे 9.4 मिलियन व्यूज गया था। अच्छा, तो लोग उसको देखना पसंद किए। और मैं वैसे ही चीजों को दिखाता हूँ जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। आपने काफी क्लोजली कवर किया। हाँ, इतना जनरल लोगों को उतना पता नहीं होता है उनके बारे में। बहुत मैं इंटरनली घुस करके उनसे मैं सवाल किया था, और बहुत मतलब कि अच्छे से वो सवाल का जवाब दिए थे। जवाब भी दिया। और हाँ, बिल्कुल वो बिना शर्माए हुए, बिना लजाए हुए, बिना घबराए हुए वो सवालों का जवाब दिए थे। और मेरा जो सवाल पूछने का जो तरीका ना वो अलग है, बिल्कुल मतलब कि एकदम कैजुअल होता है कि लोग उस सवाल को एकदम नॉर्मली समझ जाते हैं और लोग उसका जवाब दे पाते हैं। तो वो भी किन्नर बहुत अच्छे से अपना जवाब देते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जैसे चैनल के माध्यम से कभी कभी स्कूल टीचर्स के नॉलेज टेस्ट कर रहे होते हैं, और कभी कभी वो जो रियलिटी चेक करते हैं कि वहाँ पे दिन भर क्या हो रहा है, एक तरह से टाइम पास हो रहा है जो भी। तो आपको डर नहीं लगता है कि कहीं से फोन आ जाए या कोई ऊपर से धमकी ना आ जाए? देखिए, हम स्टार्टिंग में क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, हमको विद्यालय का रिपोर्टिंग का क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ही मैंने किया था। सबसे पहला वीडियो मेरा स्कूल का ही वायरल हुआ था। हाँ। उस पे लगता है कि एक दिन में 20-22 मिलियन व्यूज गया था कि विद्यालय में मैं जाकर के रिपोर्टिंग किया था। ठंडी का मौसम था, मैं अटेंडम अपने क्या बोलते हैं कि मार्केट से क्रॉस कर रहा था, इस्लामपुर से मैं अपने घर आ रहा था। और मेरे बिहार SH 71 के जस्ट पूरब साइड में एक गांव है ढोबिया। अच्छा। ढोबिया विद्यालय में गया, वहाँ पे उर्दू प्राइमरी विद्यालय था। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे मैं गया, और मैडम धूप था, और धूप में मैडम बैठ करके क्या बोलते हैं कि बच्चे को पढ़ा रही थी, या फिर लंच का समय था, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, बच्चे भी थे, बच्चे खेल रहे थे, और टीचर लोग बैठे हुए थे। हमको लगा कि भाई ये विद्यालय में चल क्या रहा है। हम 2000 क्या बोलते हैं कि 5-6 में पढ़ते थे, वही सिचुएशन है या फिर कुछ बदला है, कुछ इम्प्रूव किया है, कुछ इम्प्रूव किया है गवर्नमेंट में। हाँ। तो मेरे हाथ में माइक था, मेरे हाथ में कैमरा था, और मेरे हाथ बगल में पीछे में क्या बोलते हैं कि मेरा कैमरामैन बैठा हुआ था। उस समय मेरे पास रंजू था मेरा कैमरामैन, अभी तो फिलहाल गौतम है, सत्यम है, बहुत सारे लोग मतलब जुड़ गए हैं, और सभी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है रिपोर्टिंग के दौरान, तभी एक वीडियो शूट हो पाती है। और बहुत फेसेस से गुजरना पड़ता है एक वीडियो को पब्लिक तक जाने के लिए। मैं उस विद्यालय के क्या बोलते हैं कि कैंपस में गया, और मैडम से पहले तो वहाँ के इसके बारे में पूछा, माहौल के बारे में, क्या है, क्या पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, क्या आपको सुविधा है, क्या आपको यहाँ पे कमियां हैं, सभी चीजों के बारे में चर्चा किया। उसके बाद मैंने पूछा बच्चों से पहले कि क्या पढ़ते हैं लोग, वाकई में क्वालिटी है या फिर सिर्फ खिचड़ी चल रहा है। बहुत सारे विद्यालय के बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ खाना खाने के लिए, पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, स्कॉलरशिप के लिए क्या बोलते हैं कि विद्यालय में जाते हैं। तो मैंने पूछा बच्चों से कि भाई तुम लोग पढ़ते क्या, तो बच्चे लोग नहीं बता पाए। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ
कि भाई बच्चे नहीं बचा रहे, इसका नहीं बता रहे, इसका मतलब यह है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, क्योंकि पढ़ाते तो बताते। और मैंने सिर्फ एक बच्चे से नहीं पूछा, वहाँ पे मैंने 5, 6 और 10 बच्चों से पूछा और किसी ने कुछ नहीं बताया। मैडम को मैं क्या बोलते हैं कि कमरे के अंदर मतलब कि क्लासरूम के अंदर ले गया और मैडम से पूछा मैं कि आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बोले कि मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ। अच्छा, मैं ऑल सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। मतलब कि ऑल सब्जेक्ट हाँ बोले तो बहुत बढ़िया बात है भाई, तब तो किसी भी सेक्टर से मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। मैं नॉर्मली सवाल उनसे पूछा, मैम कि आप जनवरी का स्पेलिंग बताइए। अच्छा, तो वो जनवरी का स्पेलिंग नहीं बता, जनवरी का स्पेलिंग नहीं बता, JANARY बताए वो जनवरी का स्पेलिंग। ठीक है, हम सुन करके अपना ओरिजिनल जनवरी का स्पेलिंग भूल गए, ये बता क्या रहे हैं। ठीक है, फिर मैं उनसे पूछा कि बिहार के क्या बोलते हैं राज्यपाल कौन है, वो भी नहीं बताया। मैंने पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है, वो भी नहीं बताया। मैंने पूछा कि आपको जिला का DM कौन है, काफी बुरा, वो भी नहीं बताया। बोले भाई ये विद्यालय है या फिर यहाँ पे दलान चल रहा है। मैं बहुत एनर्जी क्या बोलते हैं कि गुस्सा हुआ उस कंडीशन को देख करके, और वो वीडियो को मैं नेक्स्ट डे अपलोड किया। और अपलोड किया तो मुझे इतना थ्रेट्स आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लोकल का विद्यालय था। हाँ। मैं भी उसी बाजार के रहने वाला हूँ। गवर्नमेंट का लगा होगा, लोकल में जा करके आप इस तरीके से मतलब कि नया कोई आकर के कर रहा है तो उसको दबाने वाले बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे आके ब्रेन वॉश करके 82 के अंदर बुलाया गया, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जहाँ से पूरे ब्लॉक के एजुकेशन डिपार्टमेंट को हैंडल किया जाता है। वहाँ पे क्या बोलते हैं कि शिक्षक माफिया बहुत सारे थे, बहुत सारे शिक्षक थे। हम गए वहाँ पे, वो बोले कि तुम वीडियो डिलीट करो अभी के अभी, और नहीं तो बुरा अंजाम हो। अच्छा, हम बोले कि आप हाँ डायरेक्ट खुले। और दुख की बात ये मैम कि वहाँ पे एक लेडीज BO वहाँ पे डिप्यूट थी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसके सामने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी। अच्छा, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो BO कुछ नहीं बोली। इससे मैं श्योर हो गया कि भाई ये जो बदहाली हालत है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिली भगत की वजह से। क्योंकि अगर BO को थोड़ा सा भी ये लगता कि नहीं भाई मेरे डिपार्टमेंट का ये हाल है, तो वो सुधारने का कोशिश ना कि वो मुझे अपने कमरे में बंद करवा करके गाली सुलवाने की कोशिश करे। मैं सुनता रहा और किसी भी प्रकार से मैं उस कार्यालय से निकला, और 2-3-5 दिन तक मैं अपने आप को समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मैं उस समय ठान लिया कि मुझे करना है तो जर्नलिज्म करना है, और मजबूती से विद्यालयों की स्थिति को दिखाना। और मैंने और मजबूती से दिखाया। और आज एक समय है कि जो लोग मुझे धमकी देते थे स्टार्टिंग के दिन में, वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि अमित जो कर रहा था वो अपने लिए नहीं कर रहा था। मेरी शादी भी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे घर में कोई बच्चे नहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले। मुझे क्या मतलब है सरकारी विद्यालयों के हालात को दिखाने के लिए। लेकिन मैंने क्यों दिखाया कि मेरे बिहार के जो बच्चे भविष्य हैं, जो मेरे जिले के हैं, जो मेरे गाँव के हैं, जो मेरे प्रखंड के हैं, उनका भविष्य रहेगा। मुझे क्या, हम तो सवर्ग हैं। हाँ। अब विद्यालय का रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो ऐसे थोड़ी कि मेरा चैनल बंद हो जाएगा। सही बात। वो सरकार जो ऑर्डर जारी किए हैं, क्या बोलते हैं कि उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है हमको। वो अपना देखिए कि आप अपने सिस्टम को बदहाल कर रहे हैं, तो हम उसी प्रकार से विद्यालय का जो रियलिटी होता है वही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, और आगे भी दिखाता रहूंगा। जितना भी उनको FIR करना है, FIR करने के लिए हम तैयार है बिल्कुल। पर हमने देखा कि जैसे आपने अच्छे शिक्षकों को भी हाईलाइट किया। अरे बिल्कुल, हम सिर्फ बुराई नहीं दिखाया। दौलत के खैर नालंदा में विद्यालय में दिल्ली मॉडल को फेल करता है, मैंने उसको भी दिखाया। उसको प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला है, मुख्यमंत्री से अवार्ड मिला है, डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं कि DM से अवार्ड मिला है। कुछ अच्छा होगा तो हमारे बिहार का ही अच्छा होगा ना, तो हमें ही अच्छा लगेगा। तो हम सिर्फ निगेटिव चीजों को नहीं दिखाते, हम सच्चाई को दिखाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अब डिपार्टमेंट के लोग हैं तो उनको तो बुरा लगेगा, कौन अपना दही को खट्टा बोलता है। तो भाई वाला तो मतलब जैसा भी हो कोशिश करेंगे कि हम मेरा दिखाने, लेकिन जरूरी यह है कि एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एक्चुअल में होना, हमारे बच्चों का फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जब तक सही नहीं होगा, हम किसी डिपार्टमेंट को सही नहीं कर सकते, यही सच्चाई है। मतलब आपकी बिल्कुल पैनी नजर है एजुकेशन पे। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर उन लोगों को ध्यान रखना। हाँ, सुनील जी है अभी एजुकेशन मिनिस्टर। मैं तो बहुत सारे शिक्षकों से मैं अभी चैलेंज करता हूँ। अच्छा। कि जो मुखिया के थ्रू बहाल किए गए हैं, उनका फिर से री एग्जाम ले लीजिए। एक भी टीचर अगर पास हो गए ना तो हम अपना जर्नलिज्म छोड़ देंगे। एक भी टीचर पास नहीं होंगे जो मुखिया के थ्रू बहाल किए गए हैं। तो अभी भी वो लोग कंटिन्यू अभी भी है, पढ़ा रहे हैं। अरे 40-50 हजार रुपये सैलरी उठा रहे हैं, उनको बदलने वाला कोई नहीं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। और वही पढ़ा रहे हैं GUVA गवाबा JAY जनवरी, उनको सुधारने वाला, उनको बदलने वाला कोई नहीं है। सरकार भी मान लिया है कि मेरा वोट बैंक है टीचर लोग, क्योंकि हम ये चेंज करेंगे तो वोट बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक वीडियो में हमने देखा कि आप सरकारी कर्मचारी से लड़ने पहुंच गए हैं। तो मतलब जैसे घर वाले नहीं बोलते हैं कि भैया इतना डेयर डेविल बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कहीं तो रुक जाओ,
हम स्टार्टिंग ही क्या बोलते हैं कि उद्देश्य क्या था मैम कि मुझे बदलना है सिस्टम को बदलना है। मुझे बदलना है यहाँ के डिपार्टमेंट को, मुझे बदलना है यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारियों को, उसकी सच्चाई को मुझे दिखानी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष समूह को टारगेट करना है, किसी विशेष जाति को टारगेट करना है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि जर्नलिज्म में भी एक मतलब कि जाति का विशेष गुट का पत्रकारों का यूनियन चलता है कि इस जाति के पत्रकार इस जाति के कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरे किसी भी वीडियो में लोग ये नहीं बता सकते हैं कि मैंने ये वीडियो को पर्टिकुलर किसी जाति के लिए और इस वीडियो के बारे में बताएंगे वो क्या था। हाँ वही बिल्कुल बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। ब्लॉग में वो वीडियो बना था, क्या बोलते हैं कि 1 या 1.5 महीना पहले का वो वीडियो है, ठंडी का मौसम था। मैं ब्लॉग गया हुआ था किसी काम को लेकर के, ठीक है। वहाँ पे एक मुझे मिले लोग और वो बताया कि यहाँ पे ब्लॉक में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा। यहाँ के जो मतलब कि ऑफिसर है, उस ऑफिस में ऑफिसर के साथ साथ वहाँ पे दलाल को भी मतलब कि प्रश्रय दिया जा रहा है। अच्छा। ठीक है। मुझे देख करके बहुत मतलब कि रियली में बुरा लगा कि भाई ऑफिस होता है इसको बैठने के लिए, ऑफिसर को बैठने के लिए, ना कि दलाल को बैठने के लिए। और जो फिरौती और जो मतलब कि घुसखोरी का जो असल जड़ है वो यही दलाल लोग हैं। ऑफिसर लोग अपने हाथ से थोड़ी पैसा लेंगे, वो 1500 2000 रुपया अपने हाथ से नहीं लेंगे, वो दलाल रखते हैं। ठीक है। मैंने वहाँ पे गया, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, 20 मिनट की वीडियो बना और उस 20 मिनट में मैंने प्रूव कर दिया कि वाकई में इस क्या बोलते हैं कि इस ब्लॉक में बैठे हुए दलाल। और वो वीडियो बनने के बाद वहाँ पे जितने भी दलाल थे, आज मैं जाता हूँ ब्लॉक में तो वो दलाल मुझे दिखते नहीं। तो वीडियो बनने के बाद उस ब्लॉक पे असर हुआ और बहुत तगड़ा असर हुआ। रिपोर्टिंग कर रहा था, उसी दौरान एक और व्यक्ति आए, बोले कि भैया मेरा 3 साल से कोई काम अटका हुआ है। अच्छा। उसको कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। और जन वितरण प्रणाली के मतलब कि जो अनाज वगैरह पड़ता है 5 किलो जो प्रधानमंत्री की तरफ से मिलता है, हर एक मतलब कि लोगों को मिलता है, मोस्टली लोगों को मिलता है। तो उनका कोई मतलब कि कमी था उनके कार्ड में, तो वो बनवाने के लिए वो बार बार अप डाउन कर रहे थे। मैं वहाँ के एमओ से जाकर के उनके सामने सवाल किया, एमओ मुझे तुम तड़ा करके बात करने लगा। मैंने बोला कि ऐसा है, क्या बोलते एमओ साहब आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, ठीक है, पब्लिक के मालिक नहीं, तो तुम तड़ाक आप ना कीजिए, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप विदाउट कुर्सी होते तो हम थोड़ा सा सलाह लेते। आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं और ऊपर से आप पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आप पब्लिक के पैसे से आपको सैलरी मिल रहा है, टैक्सेस से आपको सैलरी मिल रहा है, और उस पब्लिक से आप क्या बोलते हैं कि इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो अपना तमीज पहले सही कीजिए, अपना बात करने का तरीका सही कीजिए। सबसे पहले बात का तरीका कहने का तरीका बहुत सही होना चाहिए, बहुत नॉर्मल और जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। हाँ, पढ़े लिखे। आपको आपके पास लोग इसीलिए जाते हैं कि आप उनका काम करें, और बैठे हुए वहाँ पे इसीलिए। वो कुछ लोग जानबूझ के वैसे बोलते ताकि सामने वाले कुछ बोल ही ना पाए और वो अपना काम बिना करवाए लौट जाए। तो उनका भी काम हुआ और ब्लॉक का भी कायाकल्प दूर हुआ। और हमको लगता है कि महीना में 1-2 दिन हम लोग जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे भ्रष्टाचारी लोग वहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। और अगर इन फ्यूचर फिर आएंगे तो फिर वो रिपोर्टिंग होगी। अमित चौरसिया जिंदा है, कहीं नहीं जा रहा। चौरसिया जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो जैसे एक और आपका जो वीडियो था उसमें छोटू माजूद के स्ट्रगल को आपने बताया है, दर्शाया है, जो बहुत ही अच्छे से दिखाया है, जिनके की दोनों हाथ नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? और उन्होंने अपने से इसको कमजोरी नहीं बना के इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। हाँ। तो भाई अगर संसाधन आपके पास नहीं है तो उसके कमी के कारण आप बैठिए मत, नहीं, आप कुछ और रास्ता निजात कीजिए। सही बात। ठीक है। मेरे पास कैमरा नहीं था तो मैं मोबाइल से रिपोर्टिंग करता था। ठीक है। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता था रिपोर्टिंग करने के लिए। उसी प्रकार छोटू का कहानी है, नालंदा के ही रहने वाला है। क्या बोलते हैं कि गिरिया के पास उसका गांव है, गांव का मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ। वो माझी परिवार से आता है, माझी समाज से आता है, और उसका घर का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और वो पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है। पढ़ने में बहुत तेज है, उसका दोनों हाथ नहीं है। 10th का एग्जाम वो दे चुका है। इस बार 12th का भी वो एग्जाम दिया, अपने पैरों से लिख करके दिया। वो अपना क्या बोलते हैं कि असिस्टेंट नहीं रखा। एक होता ना कि एक अगर किसी के पास दिव्यांग है, उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो उसके पास एक सेटर होता है, ठीक है, एक असिस्टेंट होता है, उसके सहायक होते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि भैया नहीं, मैं अपने पैर से एग्जाम दूंगा, और वो एग्जाम भी दिया और पास आउट भी हुआ। 12th का एग्जाम दिया है, देखिए उसका रिजल्ट आता है, और वो आगे इन फ्यूचर में डीएम बनना चाहता है, पढ़ लिख कर। अच्छा। हाँ, वो इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं पढ़ लिख करके डीएम बनना चाहता हूँ। तो वो मेरी शुभकामना है उसके साथ कि वो डीएम बने। हम लोग उसके खबरों को बहुत अच्छा से दिखाया और बहुत सारे लोगों ने उसके इस हिम्मत को सराहा, अप्रिशिएट किया कि भाई तुम ये कर सकते हो।
और हमने हम देखा लोग भी जो उससे लिखवाया भी था तो हाँ। मोतियों जैसे अक्षर थे उसमें। पैर से वो लिख रहा था, वैसा हम और आप हाथ से नहीं लिख नहीं, सकते। सही बात है। बहुत अच्छा हैंड राइटिंग था और वो हाथ से लिख रहा था और बहुत शार्प माइंड का। वो सिर्फ लिखता ही नहीं है, मोटरसाइकिल भी चलाता है, क्रिकेट अच्छा। भी खेलता है, बैडमिंटन भी खेलता है, सब कुछ खेलता है। मल्टी टैलेंटेड, हाथ नहीं हुआ तो अपनी क्या? अपंगता को उसने अपना हाँ, स्ट्रेंथ बना लिया। स्ट्रेंथ बना लिया, बिल्कुल। तो जैसे आपका 2 बहनों के रील्स हैं, वो हमने देखा और बड़ा अच्छा गाती हैं, तो वो आपको कहाँ मिली? आपको स्पेशली उनके पास जाना पड़ा, कैसे हुआ? वो 2023 फर्स्ट का मतलब कि स्टार्टिंग 23 का बात है। उस समय दोनों बच्ची मतलब कि सोशल मीडिया पे नॉर्मल घर की लड़की है, सृष्टि और सोनाली नाम है। हाँ हाँ। और उसके पिताजी किसान हैं। अच्छा। और उसके पिताजी गाना का लेखनी का काम करते हैं। अच्छा, साथ में लिखते हैं, राइटर राइटर है, है। उसके पिताजी राइटर है, ठीक है। हाँ। तो उसका वीडियो वायरल हो रहा था तो मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश किया, तो वो औरंगाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, मैं उसी समय मतलब कि जनवरी का ही महीना था, कड़ाके की ठंड थी और मैं बाइक से उनके पास चला गया था। उनके दोनों बेटियों का क्या बोलते हैं कि टैलेंट को कवर करने के लिए। और वो बहुत अच्छा गाती है और क्या बोलते हैं कि सामाजिक मुद्दे पे गाना गाती है। सबसे पहले सामाजिक मुद्दे पे वो गाती है, वो मैंने देखा। और ऐसा नहीं कि फूहड़ गाना गाती है या फिर कोई मतलब कि बहुत अनर्गल गाना गाती है। बहुत अच्छा गाना गाती है और बहुत रेंज में गाती है। और हमको लगता है कि आने वाले समय में वो बहुत अच्छा करेगी, बहुत पॉपुलर, हमारी शुभकामना है और बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी तरफ से भी उनको शुभकामना है। फिर आपने रागिनी विश्वकर्मा का भी इंटरव्यू लिया है, जिन्होंने कि अभी यो हनी सिंह के साथ ये कोलैबोरेट करके कौन सा दीदी या के देवर गाँव का जो काफी वायरल हुआ है, उनका आपको आपने इंटरव्यू भी लिया। तो आपको मतलब कैसा लगता है ऐसे अपने क्षेत्रीय लोग जैसे इतना सक्सेसफुल होते हैं, आपको भी तो अच्छा लगता है? देखिए क्या हुआ मैम कि वो जो वीडियो था वो दरअसल मैं उनका इंटरव्यू किया था आज से 1.5 साल पहले। अच्छा, ठीक है। हाँ। उस समय वो वायरल नहीं थी, ठीक है। उस समय उनका कोई चर्चा नहीं था। तो उनका इंटरव्यू किया था और उसी समय वो बताया था कि मुझे बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो उनका इंटरव्यू किया था, 15-20 मिनट का मैं इंटरव्यू किया था। और पिछले महीने मतलब कि फरवरी में उनका हनी सिंह के साथ गाना आया और गाना वर्ल्ड वाइड बजा। हाँ, मतलब कि काफी पूरे पॉपुलर हुआ है वो। यूट्यूब के सेक्शन में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। तो वो पहले क्या करते थे कि मंदिर के गेट पे ढोलक बजाती थी, ठीक तो है। इसका मतलब साक्षात भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। बिल्कुल, मंदिर के गेट के आगे वो ढोलक बजाती थी और क्या बोलते हैं कि सड़क के किनारे कभी ढोलक बजाना स्टार्ट कर देती थी। अच्छा। और वहीं से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ था। और आज वो एक रिनॉन पर्सन बना, लोग उसको घूम रहे हैं गूगल पे। फिर जैसे आपने ये दादाजी के मौत पे डीजे बजाने वाला जो भी रिकॉर्ड किया था, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? आपके क्या सोच? देखिए, हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम इतना बोलेंगे कि उन लोगों का परंपरा है। जैसा कि उनके पास गया था, उनके परिवार के पास जाकर के मिला था। जिस दिन हम भोज था उसके एक दिन बाद में गया था उनके पास और वहाँ पे गया तो सब लोग खुश थे। अच्छा, बहुत खुश थे। हमको लगा कि भाई इस घर में जो डेथ की है वो घर के लिए कलेश थे इसलिए खुश है या फिर क्या सिस्टम? हाँ, एक बार को तो इंसान यही ठीक है। सोचेगा जो लोग खुश हैं लोग। हाँ, कि चलो भाई झंझट था वो चला गया। लेकिन फिर मैं वहाँ के ग्रामीणों से वार्तालाप किया तो वो लोग बोले कि यहाँ पे जो भी लोग 80 साल से अब जी लेते हैं, 100 साल से अब जी लेते हैं, उनकी अगर डेथ होती है तो हम लोग खुशी जाहिर करते हैं। और ये लोग इतना खुशी जाहिर कर दिया कि वो डीजे ही बजा दिया, डीजे बजा दिया, भोजपुरी गाना बजा दिया, पूरा नाच डांस गाना करने सब लगा, कर दिया। पूरा एकदम मतलब कि झूमते हुए गया। वहाँ पे श्राद्ध ग्रहण किया, दाह संस्कार किया। तो उधर का नवादा के बहुत मतलब कि अंतिम झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे वो जमुई जिला का वो इंसिडेंट था और वो वायरल हुए थे। और वहाँ का एक ट्रेडिशन है, लोग वहाँ के बताते हैं कि ये ट्रेडिशन है। यहाँ पे ज्यादा क्या बोलते हैं कि साल जी करके लोग मरते हैं, तो उम्र पे जो जाते हैं। हाँ, तो उनको हम लोग इसी तरीके से विदाई करते हैं। यहाँ गया में भी सुना है कि मतलब अब होने लगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता था, लेकिन अब जब भी कोई खूब बैंड बाजा जाती है तो हमारी जो काम बैंड बाजा तो हम लोग के पास भी होती है। हाँ, लेकिन डीजे पे भोजपुरी गाना बजा करके ढोलका लगाना नहीं होता। तो वो उन लोगों का बोलना ये कुछ अलग सा था। हाँ। फिर आपने एक वायरल बॉय जो आपका बौना है, हाँ, मतलब उनके बड़े आप रील्स डालते हैं, तो वो आपको कहाँ मिल जाते हैं? वो दरअसल में बौना है नहीं, ठीक है। उसका उम्र कम है। हाँ। मेरे ही गांव का रहने वाला है। अच्छा। बहुत ही फनी लड़का है। और वो हमको लगता है कि जब भी मैं फ्री टाइम में होता हूँ तो उससे मैं मिलता हूँ। मेरे गांव का ही रहने वाला, मेरे घर के बगल का रहने वाला। हाँ, बहुत अच्छा है। और उसके पिताजी ऑटो चलाते हैं। अच्छा। उसकी मम्मी हाउस वाइफ है और बौना अभी पढ़ाई करता है, 3 या 4 क्लास में पढ़ता है।
और उसका नाम बौना है। बौना है भाई, मुझे मतलब मैं डाउट है कि बौना लिखा है, बौना सही में है या मतलब ऐसे ही डाल दिया है? बौना वो सही में नहीं है। देख के तो लगता है कि नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल ही है। हाँ, लेकिन हाँ उसके वीडियोस बड़े मजेदार होते हैं, बहुत मजेदार होते हैं और बहुत फनी अंदाज में वो फनी चीजों को बोलता है। ठीक है, एक और उसके हम वीडियो बनाए थे, एक कोई बोलती रहे हाँ, हाँ, ठीक है, उनका गुलशन जी का गुलशन जी का मैंने लिया था। हाँ, पॉडकास्ट किया था। वो हम लोग गए थे एक इन्विटेशन में और उसके पास इन्विटेशन नहीं था। अच्छा, ठीक है, उस बौने के पास इन्विटेशन नहीं था। तो बौना बोला कि चलिए ना भैया, नौता में खाए, ऐसे करके कुछ बोला था कि यहाँ पे बिना नौता के खाए ले, कोई बोलती रही। फिर बोलते रहे। ठीक है, तो वो वहीं पे गया था और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था उसमें। और बहुत अच्छा है, गांव का है, छोटा सा। हर एक गांव में ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, कहते ना कि गांव के छोटे छोटे बच्चे में बहुत टैलेंट है। हाँ, हीरे होते हैं, इनको बस तराशना होता है और समझना होता है। हम कोशिश करते हैं तराशने का, और उसी का नतीजा कि आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। सही बात है। क्योंकि हम उसके बारे में नहीं आप जौहरी है इसका, हीरे की जौहरी है। बिल्कुल। फिर आपने राजीव यादव की भी सिंगिंग के वीडियोस आपने काफी सारे डाले हैं, जो कि मतलब दर्शकों को काफी पसंद भी हुए हैं, वायरल भी हुए हैं। तो और भी जैसे, और मतलब आप जैसे जितना मैं देखती हूँ कि आपने लोकल कलाकारों को काफी कवर करते हैं, तो और भी सिंगर्स हैं जिनको की मतलब जिनको आपने इंटरव्यू किया है या कवर किया है? देखिए, राजू यादव जहानाबाद जिला के रहने वाले हैं जी, नॉर्मल इंसान हैं, ग्रेजुएटेड हैं, अच्छा, पढ़े लिखे हैं, बकरी चलाते हैं। उनको जॉब नहीं मिली, बहुत वो ट्राई किए, अच्छा, तो आखिर में वो मवेशी पालन का काम स्टार्ट किए और अभी वो बकरी भी चलाते हैं। और उनके अंदर एक हुनर ये है कि वो महिला की आवाज में गीत गाते हैं। अच्छा, हाँ, शादी की गीत हो, पारंपरिक गीत हो या फिर भोजपुरी गीत हो, वो मतलब कि बहुत अच्छे से गाते हैं और उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। जैसे हमारे पास अरुण जी आए थे, उनके साथ भी थे सुखाड़ी चाचा, वो भी बिल्कुल महिला की आवाज में, जो हमारा काफी वायरल भी हुआ था। विनय डॉक्टर, उदय डॉक्टर आए थे, अरुण जी भी आए थे, वो पूरे टीम के साथ आते हैं। उनसे बहुत अच्छा संबंध है हम लोग का, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। मगध के जो टोन है उसको बहुत वो इंक्रीज किए हैं, मगही भाषा को बहुत वो प्रमोट किए हैं और बहुत इसकी जरूरत थी, क्योंकि मगही भाषा को लोग गाली के रूप में देखा करते थे पहले। माघी बोलते थे तो हम लोग को लगता था कि लोगों को लगता था कि अरे क्या बोल रहा है। हम लोग कॉलेज में कभी कभी माघी बोलते थे तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या बोल। हाँ, मेन बात है कि समझ नहीं आता है तो उसको नेगेटिव तरीके से बोल लेते हैं। अगर कोई आप इंग्लिश में बोल रहे हैं और गाँव के लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता तो लोगों की गाली देकर के भाग लिए और लोग यही सोचेंगे। ठीक है, तो माघी भाषा को बहुत बूस्ट किए हैं और राजू जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। उसके पहले मैंने गुंजन सिंह का इंटरव्यू किया था, रागनी का इंटरव्यू किया, कुंदन का इंटरव्यू किया था, और क्या बोलते हैं कि आने वाले समय में बड़े बड़े कलाकारों का इंटरव्यू को आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस समय मेरे पास वो क्या बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं था कि लोग मेरे पास आकर के अपना बात बताएं। तो मैंने प्लेटफॉर्म को एस्टेब्लिश किया है। बहुत बड़ी ऑफिस बन रही है नालंदा दस्तक की, और कोशिश करेंगे कि जिनसे भी मतलब कि जो रिनॉन पर्सन है उनको लोगों के बीच लाए, अपने दर्शकों के बीच लाए, उनके स्ट्रगल लाइफ के बारे में दिखाएं, जैसा कि अक्सर मैं दिखाया करता हूं। क्योंकि सीधे वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, उन्होंने एक लाइफ में स्ट्रगल देखा है। जैसे कि आज आप मेरे स्ट्रगल के बारे में पूछ रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत मतलब की स्ट्रगल वाली कहानी है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट किए और वो हमेशा रहेगा। अच्छा, तो फिर आपने एक छात्रा के साथ उनके हेडमास्टर के द्वारा दुष्कर्म किया गया था, उसको भी आपने हमारे जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत किया है। मैं बहुत ही सोशल वर्क है कर रहे हैं। देखिए, वहाँ वो जहाँ इससे पूरा का वो वीडियो था मैम, और वो 2-3 साल पुराना वीडियो था। टीचर्स डे था, टीचर्स डे के दिन ये घटना घटी हुई थी। ठीक है, टीचर्स डे के दिन सभी बच्चे घर चले गए थे और वो जो टीचर था वो उस बच्ची को, एग्जैक्ट स्टोरी हमको नहीं पता है, लेकिन वो यही है कि वो घर चली गई थी और वो बच्ची को मास्टर बुलाता है विद्यालय में और उसके साथ बहुत मतलब कि घिनौना काम करता है, जिसको हम अपने शब्दों से बता नहीं सकते हैं। और वो बच्ची फिर खुल करके आती है सोसाइटी में, वो बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, और फिर उस खबर को मैं दिखाता हूँ। उसके बाद वो टीचर सस्पेंड हो जाते हैं। और वो कोई एक लौता मैटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेरे दबा दिए जाते हैं। हाँ, बहुत दबा दिए जाते हैं, और मैंने 2-4-5 मैटर को दिखाया है, जो कि मतलब कि स्टूडेंट और जो शिक्षक के बीच का जो रिश्ता होता है उसको कैसे तार तार किया जाता है। उसको बिल्कुल बदनाम करके रख दिया है। और सस्पेंड करने से नहीं होगा, उसको मतलब कि टर्मिनेट कीजिए, उसको खत्म कर दीजिए।
वो टीचर कुछ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी चाहिए। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। सस्पेंड कर दीजिएगा, वो आज कितना दिनों के लिए सस्पेंड किया, फिर वो करेंगे, जिसको होगी वो फिर करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और जो भी वैसे टीचर हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग बच्चे का भविष्य संवारते हैं, और आप ही लोग जब ऐसा करेंगे तो फिर बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और बच्चों को किसी पे भरोसा ही नहीं रहेगा। पहले गुरु को लोग भगवान मानते, गुरु भगवान की ईश्वर मानते थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ठीक है। और अभी के जो टीचर हैं पता नहीं क्या हो गए हैं सब। बीपीएससी वाले जो टीचर हैं उनके बारे में पता नहीं कितना कितना कहानी सुनने के लिए मिलता है हम लोग को। मतलब कि जब क्षेत्र में निकलते हैं तो टीचर खुद बताते हैं अच्छा कि ये टीचर स्कूल में ही किसी दूसरे मैडम से उनका चक्कर चल रहा है, किसी दूसरे क्या बोलते हैं कि ये चल रहा है वो चल रहा है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स ये सब जो सुन करके दिमाग फटता है। तो जो ऐसा कृत्य करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, ना कि सस्पेंड करके पल्ला झाड़ देना चाहिए विभाग। तो फिर जो कुंभ स्नान में जो महिला जो वायरल हो गई थी, बस कुछ ये रोड चिल्ला के, तब आपको ये नहीं लगा कि कहाँ से ये ऐसे लोग आते हैं? हमको लगता है कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है, कहाँ से आते हैं। चलो वो ट्रेन से जा रही थी, ट्रेन से जा रही थी कुंभ नहाने के लिए इलाहाबाद, और इस्लामपुर से वो ट्रेन बैठी थी प्रयागराज जाने के लिए। दानापुर में बहुत भीड़ हो गया ट्रेन में, हाँ हो भी गया था उस टाइम, काफी बहुत भीड़ चल रहा था। और गया स्टेशन पे तो मतलब कि जितने भी स्टेशन थे सभी जगह पे ऐसा हाल था कि मतलब कि कुंभ पहुंच गए लोग तो मानो कि भगवान से दर्शन के दिमाग में वो हो गया था, वो हो गया। हाँ बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं गए, हम भी गए, वो नहीं हम बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि व्यवस्था वैसा नहीं था। अगर इस लेवल का मतलब की आयोजन आप कर रहे हैं तो कम से कम ट्रेन का सुविधा होना चाहिए कि लोग आसानी से जा सकते। मतलब जिनकी टिकट्स थी वो नहीं जा पा रहे थे, बाकी मैं अपने इंटरव्यू में पैसा कैंडिडेट खोजा था कि जिनके पास एसी की टिकट थी, लेकिन उनको सीट नहीं मिल रहा था, वो वापस कूद गए, नहीं गए थे। बोले कि भाई जान रहेगा तो बहुत जान, हाँ सही में जान बनेगी तो लाखों पाए, वो वाली बात। हाँ भाई है। तो वो दादी चिल्लाने लगे कि अगर भैया हमारा बड़ी डर लग रहा है, हमारा घर पहुंचा दे, ऐसे करके। वो सरवादा के रहने वाले थे, वो वापस आए तो फिर उनको हम लोग ढूंढे, तो वो बताए कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग जा रहे थे और जिंदा बच करके वापस आ गए हैं। तो दादी मतलब कुंभ स्नान करके आ पाई कि नहीं आ पाई? हाँ आ गई थी, बहुत अच्छे से आ गई थी। और आ गई थी तो चलिए फिर तो 2-4-5 दिन पहले तक उनका तबीयत ठीक नहीं था। अच्छा। हम लोग सरवादा आते हैं तो उनसे मिल लेते हैं, तो बोले अभी तक डर लगता है, अभी तक डर लगता है उस भीड़ में। हाँ कि उस भीड़ को कैसे हम लोग मतलब कि झेल करके आए हैं। दरअसल आपको ठीक है, उनके पूरे वो गई थी, उनकी पुतौ गई थी, 5-6 लोगों की टीम गई थी और उनके साथ एक धमार थे, वो सबको मतलब कि बचा करके लाए थे। नहीं तो वो और सबसे बड़ी बात है कब हो जाएगा पता नहीं। हम लोग एक बार वैष्णो देवी के बारे में कभी ऐसा नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं छोटे बच्चों के साथ, मेरे बच्चे छोटे थे तब गई थी, और मेरे हस्बैंड आगे निकल गए थे और एकदम से नॉर्मल चल रहा था, कोई रश नहीं था, और सडनली एक स्टैम्पीड मतलब भीड़ आई और जो स्टैम्पीड हो गया। तो फिर मतलब बड़ी मुश्किल से मैं बच्चों को ले गई, बिल्कुल साइड हो गई। फिर थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया, लेकिन वो 5 मिनट का ही जो था उस टाइम लगा था कि मतलब आज तो गए। होता है, हाँ वैसा होता है, क्रिएट हो जाता है। तो कुंभ का तो अलग ही सिस्टम है। कुंभ में तो खैर तो वो दादी अब ठीक है, जीवित है और मस्त चल रही है और खुश होती होंगी कि उनका वीडियो वायरल हो गया। सब वो चिल्ला के। फिर आपने नालंदा खंडहर में जो गुफा और रुपए वाला कुआं का भी विवरण काफी अच्छा किया है। तो ये सब जैसे आप करते हैं तो आप अपने आप पूरा स्टडी करते हैं या जिस आसपास के लोगों से इन्फॉर्मेशन लेके कैसे करते हैं? देखिए मेरा जो काम करने का तरीका मैं डे प्लान एक दिन पहले करता हूँ। जैसे कि आज आपके पास आया हूँ तो मैं कल ये प्लान किया था, भाई साहब से बात किया था, तो एक दिन पहले मैं क्रिएट करता हूँ कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, ठीक है। और नालंदा खंडर मेरा गृह जिला है, तो नालंदा खंडर से पुराना रिश्ता है। हम लोग, हमको लगता है कि बचपन से ही मतलब कि सैकड़ों बार जा चुके हो, ठीक है। तो वो देखते थे कि भाई इसमें पैसा कहाँ डाला है, पैसा के डालते, ये पैसा वाला कुआं इसको तो नहीं ना बना देगा इन फ्यूचर कि तो फिर हम उस दिन देखे कि इसको कुछ करते हैं। मैंने वहाँ पे खड़े होकर के नॉर्मली वीडियो बनाया और मैंने बताया कि अभी मैं विश्व प्रसिद्ध नालंदा खंडर में हूँ और मैं आपको एक ऐसे कुएं के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग अक्सर कुआं देखते होंगे कि कुएं से लोग पैसा क्या बोलते हैं कि पानी निकालते हैं, लेकिन ये कुआं है जिसमें लोग पैसा डाल रहे हैं। और ऐसा मिथ है कि उस कुएं में पैसा डालने से विष पूरी होती है। अब उसकी क्या सच्चाई है हमको नहीं पता, हम भी एक विष मांग करके डाल दिए हैं और पूरा होगा, अगर पूरी हो जाएगी तो हम भी मानेंगे कि मतलब कि अच्छा कुआं है भाई, ऐसा होता है।
तो अभी तक हुई नहीं है? अरे तो 1 महीना पहले तो डाल, अच्छा 1 महीने पहले 1 महीना पहले तो डालवे की है। हाँ। ठीक है। तो फिर हमने देखा कि ऐसे आप बहुत सारे वृद्धों की आप विधि भी मतलब दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो जैसे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? और आप ये बहुत सराहनीय काम एक्चुअली कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपने माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं। गांव के ही बगल में इस्लामपुर है, इस्लामपुर बाजार और खुदागंज बाजार, ये दोनों बाजार मतलब कि मेरा ये होता है, आना जाना होता है। तो इस्लामपुर में एक वृद्धाश्रम है। अच्छा। हाँ, वृद्धाश्रम में मैं गया था उस वृद्धाश्रम के बारे में बताने के लिए कि इस वृद्धाश्रम में क्या क्या व्यवस्था है। हम व्यवस्था को क्या दिखाते हैं, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, जो बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनको देख करके उनकी व्यवस्था को मैं भूल गया दिखाना। उनकी हकीकत को मैंने दिखाया, उनकी सच्चाई को मैंने दिखाया। बहुत सारे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो उनके पास बहुत धन संपत्ति है, उनके बेटे बहुत अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन उनको रखने के लिए उनके पास जमीन नहीं। उनको रखने के लिए उस क्या बोलते हैं कि बेटे के पास इच्छा शक्ति नहीं है। एक समय ऐसा हुआ करता होगा मैम कि वही माता पिता उस बच्चे को पढ़ाते होंगे, लिखाते होंगे, खिलाते होंगे, पिलाते होंगे और बड़ा करके उस लायक बनाए कि आज उस लेवल पे है, और आज उस माता पिता को वो बेटा वृद्धाश्रम में छोड़। ठीक है। कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूँ, 4 दिन पहले की मैं बात बताता हूँ। मैं बड़ावर गया था, भोले बाबा का मंदिर है। ठीक है, बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर है। मैं बड़ावर गया था रिपोर्टिंग करने। ठीक है, एक दादा है जो कि पहाड़ काट करके वो सीढ़ी बना रहे हैं। अच्छा। ठीक है, पिछले 25 वर्षों से। ठीक है, और उनका मैं इंटरव्यू करने के लिए गया था। तो वापस आ रहा था तो मैं देखा कि एक लेडी थी और एक जेंट्स थे। ठीक है, दोनों पति पत्नी थे। मेरे चैनल पे वीडियो है, मैं डाला हूँ, उसको देखिएगा। ठीक है, एक पति थे और एक पत्नी थे, और जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है ऊपर पहाड़ पे जाने के लिए, मंदिर पे जाने के लिए, उस पहाड़ के एकदम जस्ट नीचे में वो पति पत्नी बैठ करके भिक्षा मांग रहे। हमको लगा कि दोनों अलग अलग होंगे। तो मैं दादा को बोला कि दादा क्या प्रॉब्लम, वो हैंडीकैप्ड भी थे दादा, उनका पैर एक नहीं था। तो दादा को बोले कि क्या प्रॉब्लम है, तो बताया कि बेटा ऐसा ऐसा है, हम लोग मजबूरी में भीख मांग रहे हैं और कोई बात नहीं है। फिर हम उस दादी से पूछे कि आपकी क्या मजबूरी है, तो बोले कि मेरा बेटा मुझे भगा दिया घर से। ठीक है, सुन करके मतलब कि हम एकदम शॉक हो गए। फिर हम बोले कि आप दोनों सेम हैं, मतलब कि आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? बोले कि हम दोनों पति पत्नी। अच्छा। ठीक है, अब सोचिए हम कि पति पत्नी को एक साथ भिक्षा मांगना पड़ रहा है, और उसका इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा कृत्य कर सकता है, तो फिर आप सोच लीजिए कि किस लेवल का कलयुग आ गया। वो माता पिता मंदिर के सामने भीख मांग रहे हैं, और जो बेटा है वो पटना में पत्नी के साथ और अपने बच्चे के साथ रह रहा अपना जीवन यापन कर रहा है। और वो दादी इंटरव्यू में ये भी बताती हैं कि आने वाले समय में अगर हमको वो नहीं रखता है तो हम सुसाइड कर लेंगे। हाँ, वो वीडियो में बताया, 15 मिनट की वीडियो, उसको देखिएगा। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, और मैंने उसको दिखाने का कोशिश किया, और मेरे से जितना फाइनेंशियल उनको हेल्प हो सका मैंने ऑन वीडियो में ही उनको दिया भी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक अच्छे लेवल पे कुछ बिजनेस में, वो बताया कि हम अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प करता है तो हम कुछ बिजनेस कर लेंगे, लेकिन भीख मांगने में हमको अच्छा नहीं, तो किसको अच्छा लगेगा? पति पत्नी एक साथ बेटा को होते हुए मांग रहे हैं, तो ये बहुत मतलब की शर्म की बात। तो जैसे अपने बराबर की गुफाएं गए, तो उसके बराबर की गुफाओं में और कुछ खास आपको दिखा? देखिए, बराबर की वो एक जीवित गुफा है, मैनमेड गुफा है, जिसको लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। अच्छा। विदेशों से लोग आते हैं देखने के लिए। आप भी जाकर के वहाँ पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि नेचुरल मतलब कि नेचर के बीच में कैसा वहाँ पे सुकून आपको मिलेगा, जिसका कुछ कहना नहीं। वहाँ पे एक और हम देखे कि जब बराबर आप जाइएगा तो बराबर से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में एक लाल पहाड़ी है। अच्छा। ठीक है, लाल पहाड़ी की खासियत यह है कि उस पहाड़ी पे जितने भी पत्थर हैं, एक मैग्नेट लेकर के जाइएगा। अच्छा। सभी पत्थरों में मैग्नेट चिपक जाते हैं। मतलब कि ऐसा धारणा है कि उस पहाड़ में, उसको लोग लोहा का पहाड़ बोलते हैं, मतलब कि, और वो मैंने देखा लाइव टेस्ट करके, उस पहाड़ में जो चमक मतलब कि जो मैग्नेट होता है उसको चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता बहुत इजीली। तो वो पहाड़ वहाँ के बहुत नामी है। बाकी स्टेयर्स भी लग रहा है, तो लिफ्ट लग रहा है, तो लिफ्ट से आने जाने में लोग बहुत सहूलियत हो जाएगी। पहले लोग पैदल आते जाते थे। पिछले साल वहाँ पे ट्रेजेडी भी हो गया था, भागदौड़ में लगभग हमको लगता है कि दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। सावन के मेला वहाँ को बहुत बड़ा मेला लगता है। तो बड़ावर बहुत अच्छा जगह है। और आपको क्या बोलते हैं कि वृद्धाओं के बारे में पूछ रहे थे, तो इनका जिक्र मैं कर दे, क्योंकि पहले 2-4-5 दिन पहले मैं आता इनसे मिल करके। तो वे बहुत ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको क्रश किया जाता है उनके ही संतान के द्वारा, और इसके लिए कानून भी बनाया गया है। अगर वो माता पिता चाहे तो उस बच्चे को सलाखों के पीछे कर सकते हैं।
लेकिन उस माता पिता के माइंड में आता ही नहीं, उनको लगता है कि मेरे ही बच्चे हैं, और ये सोच करके वो मतलब कि साइलेंट हो जाते हैं। फिर आपने जैसे नवादा के गोलू हैं, उनका भी वीडियो डाला था, जिन्होंने दांत से 7 सीटर ये गाड़ी को खींचा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही असंभव है। मतलब तो आपने तो साक्षात उसको देखा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हम चिकन मटन खाते हैं, हड्डी लग जाता तो लगता है कि वो मतलब कितना दर्द करने लगा है ना। लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान है, हम ही आप लोग के जैसा है, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कि तोप है। वो तोप नहीं है, लेकिन तोप वाला काम काम तो करता है। ट्रैक्टर वो खींच लेता है, है। हाँ, ट्रैक्टर अपने दांत से खींच लेता है, 4 व्हीलर खींच लेता है, और हैवी गाड़ियां वो खींचता है अपने दांतों से। और मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो बोला कि हम भी आप ही के जैसा में थी, स्टार्टिंग किए थे साइकिल से और आज हम 4 व्हीलर खींचते हैं। अच्छा, धीरे धीरे करके करते हैं, लेवल करते हैं। हाँ, और आज एक ऐसा लेवल है कि मतलब कि लोग उसको सर्च करते हैं कि कौन है गोलू। सही। जैसे एक वीडियो आपका था, मतलब जिसमें कि एक आपकी हमें लगा कि शायद खुदागंज का है, तो एक शिष्या ने अपने गुरु से ही शादी कर ली, और खास ये है कि गुरु जो है वो उनके दोनों पैर नहीं है, हैंडीकैप्ड है। हाँ, वो दिल्ली के हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। विनोद ठाकुर नाम है, और एक का प्रियांशी नाम है, हिमांशी ठाकुर और विनोद ठाकुर। दोनों एक टीचर थे और एक स्टूडेंट थे। बचपन से वो वहाँ पे पढ़ाई करती थी लड़की, और वो जो टीचर थे उसको पढ़ाते थे, डांसिंग क्लास चलाते थे, अभी भी डांसिंग क्लास चलता है। और दोनों मतलब कि पढ़ने जाते थे, तो प्रेम हो गया तो दोनों शादी कर लिए। स्टार्टिंग के दिन में दोनों अलग अलग कास्ट थे। अच्छा। हाँ, तो स्टार्टिंग में जब शादी करने का डिसीजन लिए तो उनके घर वाले उनको मना कर दिया डायरेक्टली, लेकिन फिर भी वो शादी किए। तो आज वो दोनों बहुत खुश हैं, ठीक है। और आज दोनों के माता पिता मतलब कि उन लोगों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और उनसे सीखना चाहिए। वो आप ओलंपिक भी मतलब खेलते हैं, ओलंपिक खेलते हैं। वो बता रहे थे अपने इंटरव्यू में, 15-20 मिनट का मैंने उनका वीडियो बनाया था, तो बताए थे कि मैं ओलंपिक में भी खेलता हूँ, और आने वाले समय में खेलते हैं। हाँ, क्या खेलते हैं हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन वो ओलंपिक खेलते हैं। अच्छा। हम उनका नंबर दे देंगे, आप उनसे बात कीजिएगा, वो बहुत अच्छे से बताएंगे। और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है उनका, और उनको भी देख करके बहुत ये मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स आता है कि भाई ऐसे लोग भी मतलब कि, और अच्छे खासे फैंस, प्रेरणा के स्रोत हैं वो, मतलब जिसे मतलब हर किसी के लिए जो हमेशा वो रोते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा है, हमारे प्रॉब्लम है, उनके तो टांगे ही 2 पैर ही नहीं, 2 पैर नहीं है, लेकिन और उनके फैंस फॉलोइंग्स में मिलियंस में है, पैर हो चाहे ना हो। इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोवर्स है, यूट्यूब पे 5 लाख फॉलोवर्स है, फेसबुक पे हमको लगता है 6-7 लाख फॉलोवर्स है, तो उनके भी 10-15 लाख फॉलोवर्स हैं। अच्छे खासे लेवल पे वो बात कर रहे हैं, और अच्छा खासा कमा भी रहे, ना पैर होते हुए भी। फिर मोदी जी की आवाज निकालने वाले जो महानुभाव थे, वो आपको कहाँ मिले? मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं नालंदा दस्तक के भाई साहब को इंटरव्यू दे रहा हूँ। वो टाइगर यादव उनका नाम है। अच्छा, ठीक है, टाइगर यादव नाम है, टाइगर वाला काम भी करते हैं। वो राजगीर में मिले थे, राजगीर महोत्सव लगा हुआ था। अच्छा। तो वो आए थे एक अवार्ड शो में। ओके। हाँ, वो अवार्ड शो में मैं भी गया था, मुझे बुलाया गया था। जनवरी 22 या 23 जनवरी का वो इंसिडेंट है। हम लोग गए थे, और उस समय हम लोग देखते थे मोबाइल में उनको, लेकिन रियल में जब आप देखिएगा क्रिएटर को और मोबाइल में देखिएगा तो आपको डिफरेंस नजर आए। ठीक है, अगर हम आपको सामने दिख रहे हैं तो मतलब कि कुछ और दिख रहे होंगे, और आप हमको मोबाइल में देखिएगा, टीवी में देखिएगा तो कुछ और हम देखेंगे। ठीक है, तो हम कंफ्यूज थे कि कौन है, कहीं तो देखे, ऐसा करके ये क्रिएट हो जाता माइंड में। तो आखिरकार मैं अपने कैमरामैन को बोला कि यार पूछो इससे कुछ काम, मतलब कि क्या क्रिएट कर रहा, तो बताया कि हम भाई हैं जो मतलब कि टाइगर यादव के नाम से फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, और सिर्फ मोदी जी का ही नहीं, वो हमको लगता है कि 20-25 कलाकारों का वो आवाज निकालता है, और पॉलिटिकल क्या बोलते हैं कि मिमिक्री करता है, पॉलिटिकल क्या बोलते हैं कि वो ये करता है, वो नेताओं का क्रिटिसाइज भी करता है। क्रिटिसाइज करता है, उन्हीं की आवाज में, उन्हीं को क्रिटिसाइज करता है, और बहुत फनी वीडियो बनाता है, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिहार का ही रहने वाला है, और बिहार में ऐसे बहुत कलाकार आपको मिलेंगे। फिर जैसे अपने भलवा गांव जाने के लिए अपने गूगल मैप का यूज किया था, तो और कहिए कि आप उसका शिकार हो गए थे, तो जैसे हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, कई बार गलत हो जाता है, तो क्या मतलब हमें गूगल मैप को बॉयकॉट कर देना चाहिए या नहीं? क्योंकि कई बार इंसान से भी गलती होती है, तो वो तो सिर्फ एक ऐप है। देखिए, इसके बारे में क्या कहें? वो टेक्निकल ऐप है, उसको आम इंसान ही बनाए हैं,
ठीक है, उसको भगवान नहीं बनाया है। नहीं, देखिए गूगल मैप का इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं। हाँ। अभी भी क्या बोलते हैं कि गाड़ी से आ रहे थे तो हम लोग गूगल मैप का ही सहारा लिए थे। अच्छा। ड्राइवर साहब को भेजे थे तो वो गूगल मैप से ही आए। अगर आप मतलब कि एसएच पे ट्रेवल कर रहे हैं, एनएच पे ट्रेवल कर रहे हैं, किसी शहर में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। लेकिन आप किसी इंटीरियर गांव में जाने के लिए गूगल मैप का सहारा ले रहे हैं तो हमको लगता है कि आप बेवकूफ हैं। अच्छा, ठीक है, ये सच्चाई है। हमारे साथ हम लोग ग्राउंड पे वर्क करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो ओरिजिनल गूगल आपको गांव में मिलेगा वो बूढ़े बुजुर्ग मिलेगा, वो ओरिजिनल गूगल। ठीक है, वो आपको जो एग्जैक्ट रास्ता बताएगा ना, वो आपको गूगल मैप नहीं बता सकता। अगर क्या बोलते हैं कि गया से आपको टेकारी जाना है तो गूगल मैप 2 घंटा का समय ले रहा है, क्योंकि वो ले जाएगा रोड 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 रोड। लेकिन जो दादा है वहाँ के, जो वहाँ के लोकल पर्सन है, वो आपको शॉर्टकट बताएंगे और जेन्युइन रास्ता बताएंगे और आपको वो मतलब कि सही साबित होगा। गूगल मैप से ज्यादा आपको सुटेबल होगा। तो गूगल मैप अच्छी बात है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन गूगल मैप का सहारा वहाँ पे लिया जाए जहाँ पे मतलब कि अच्छी कनेक्टिविटी हो। ऐसा नहीं कि नदी नहर में आप जाकर के गूगल मैप का सहारा ले रहे हैं तो हम लोग नवादा से जा रहे थे, उसी गांव में जा रहे थे। वो जो दादा को कंधा दिया था हाथी ले जाने, हाँ भालवा गांव कहीं वो रहने वाला। अच्छा, भालवा गांव का ही। हाँ ठीक है, वो भालवा गांव कहीं रहने वाला था, उसके पास जा रहे थे। हिसुआ से हम लोग निकले, रजौली जाना था हम लोग को, वो नदी में लेकर के चला गया। बताइए, अब हम नदी में कहाँ पूछे कि कहाँ है भालवा गांव भाई। तो फिर वहाँ पे एक दादा हमको मिले, फिर वही बताए कि बाबू ऐसे नहीं, ऐसे जाओ। तो फिर नदी पार करके हम बूढ़े बुजुर्ग वाले जो गूगल मैं बोलता हूँ गाँव घर में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो देन यू हैव टू यूज ओरिजिनल गूगल, नॉट द डुप्लीकेट। वो टेक्निकल वाला गूगल आप यूज मत कीजिए। तो फिर जैसे आप कभी भी बेधड़ा किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कभी किसी स्कूल के किचन में पहुंच जाते हैं, तो हमेशा एक तो डर भी, फैमिली वालों को भी तो डर लगता है। फैमिली वाले को डर लगता है, तो उनके डर को हम खत्म कर दिए, एकदम ब्रेन वॉश कर दिए हैं कि आप जानिए कि कोई मरेगा तो 1 ही बार मरेगा, 2 बार नहीं मरेगा। ठीक है, कोई भी इंसान 1 ही बार मरेगा। एक होता है कि पूरी लाइफ जी करके मरेगा तो मेरे में भी डीजे बजेगा और एक होता है कि मतलब कि नॉर्मली पर जल्दी जाएगा तो कैसे डीजे बजेगा। हाँ जल्दी। तो हम अपने घर वाले को बता दें कि मेरा काम है, डरने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग भी आप माइंडसेट कर लिए हैं, मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो गया कि हमारा बच्चा ये करेगा, हम इसको कितना भी बोलेंगे ये मानने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल गया था, इस्लामपुर का एक क्या बोलते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वहाँ पे गया। वो हॉस्पिटल के अंदर लोग बेडशीट बिछा करके वो लोग सिगरेट वगैरह पी रहे थे हॉस्पिटल के अंदर। कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई नर्स नहीं थी, और हम देख करके शॉक्ड हो गए कि भाई क्या चल रहा है। फिर मैं तुरंत उसी समय वहाँ के चिकित्सा प्रभारी को कॉल लगाया और उनको मैंने अपने तरीके से बताया, समझाया कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि आपको यहाँ पे मतलब कि डिप्यूट किया गया है, जो भी नर्स को डिप्यूट करना है उसको डिप्यूट कीजिए। यहाँ पे तो नशेड़ी लोग बैठ करके गांजा और सिगरेट पी रहा है, ऐसे पीछे चलेगा। किसी का तबीयत खराब हुआ तो उसको तो जान ले लीजिएगा। तो फिर वो बताया कि ठीक है हम इसको देखते हैं। और उसके बाद दोबारा हम क्या बोलते हैं कि गए नहीं हम किसी कारणवश, फिर होली वगैरह आ गया तो हम फिर दोबारा वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या उसका करंट सिचुएशन है। क्योंकि मैं जहाँ पे भी वीडियो बनाता हूँ उस पर एक्शन होती है। मैंने 2, 3, 5 एग्जाम्पल भी दिया आपको। मेरे गांव के बगल के एक विद्यालय था 10+2, उसमें कुछ साल पहले तक भेड़ बकरी बंधा करता था। अच्छा। उसका वीडियो मैं बनाया था। तो आज उस भवन को ऐसा बना दिया गया है एकदम हाईटेक, इसको देख करके आप लगा कि क्या भवन बना है। तो मेरे वीडियो का बहुत असर भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग काम करते हैं, उस काम का इफेक्ट भी होता है और वो बहुत अच्छा लगता है जब उस काम का इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता होगा कि हम ये कर रहे हैं तो लोग इस चीज को सुन रहे हैं। बिल्कुल सुन रहे हैं और उस पर इम्प्रूव करने काम करने। फिर जैसे आपने रॉकी शर्मा का भी इंटरव्यू लिया था, फिर उनका जब अकाउंट सस्पेंड कर दिया तब भी आपने उनसे बात की थी। तो उनकी मनोस्थिति उस टाइम पे क्या रही होगी और उनका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हुआ कि कब हुआ? जिस समय हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे उस समय उनका फॉलोअर्स 4.6 मिलियन था इंस्टाग्राम पे। अच्छा। 46 लाख के आसपास। ठीक है। और अभी उनके इंस्टाग्राम पे लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले। 97 लाख था 2-3-5 दिन पहले हम देखे थे। तो सोचिए हम किसी का बिजनेस है, किसी का मतलब कि प्लेटफॉर्म है, वो क्रैश हो जाए तो उनके ऊपर कैसा बीते? हम नॉर्मली अपने से सवाल पूछते हैं। अब ये स्टार्टर है, आप 2-3-5 वीडियो किए हैं और वही डिलीट हो जाए तो बताइए कैसा लगेगा? तो उसका तो उतना मेहनत था, बहुत परेशान थे वो। और खुशी की बात है कि अब उनका अकाउंट क्या बोलते हैं कि रिकवर हो चुका है
और फिर से वो बना रहे हैं वीडियो, बहुत फनी काफी मजेदार रहते हैं उनके, बहुत फनी वीडियो बनाते हैं। हमारे पास भी डिमांड आया है कि उनका इंटरव्यू लीजिए। हम आपको लिंकअप करवा देंगे, अपने हिसाब से उनसे बात कीजिए, अगर वो इंटरेस्टेड है देन उनको बुलाइए और वेलकम है। आप तो बहुत अच्छे से करते भी हैं, तो उनका काम मतलब बहुत अच्छा चल रहा है और वो उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो रिकवर हो चुका है। फिर आप बिहार के जो खली हैं सिर्फ हिमांशु, वो भी आपको टकर गए क्रेजी वर्ल्ड में, तो मतलब क्रेजी वर्ल्ड के सामने, तो कहाँ से आप सबसे मिल जाते हैं? आपके हर तरफ जासूस तो नहीं घूमते रहते हैं? मेरे हर तरफ जासूस भी है लगे हुए, जैसे कि बताया मैं कि एक दिन पहले डे प्लान करता हूँ। हाँ। और जासूस भी लगे हुए, और मैं सड़क पे चलता हूँ तो सिर्फ अपने डेस्टिनेशन को नहीं देखता हूँ। ओके। मैं रास्ते में देखते चलता हूँ, हर तरफ नजर होती है, और जहाँ पे जो मिलता है उसको हम कवर करते हैं। तो हिमांशु का जो इंसिडेंट था, मैं उनका वीडियो देखा था किसी दूसरे चैनल पे, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे, तो उनको मैं कांटेक्ट करने की कोशिश किया। वाटर पार्क वाले से हमारा क्या बोलते हैं कि संपर्क था, तो मैं उनको कॉल किया, तो फिर बुलाया कि मेरे ही पार्क में रहते हैं। फिर उसका इंटरव्यू किए। मेरे से 2 हाथ ऊपर है, 7.7 या 6 इंच है, 7.6 या 7 ऐसे ही है, 7.2 है शायद, 7.26 करके ऐसे है, मतलब कि बहुत लंबा है, हम लोग के मुकाबले बहुत लंबा। हम ऐसे करके छू रहे थे फिर भी वो नहीं पा रहे थे, उनके हेड को मैं नहीं टच कर पा रहा था, तो बहुत लंबा है। और वो भी बोलते हैं कि हम नॉर्मली खाना पीना करते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था कि आप लड़की कहाँ से लाइएगा शादी करने के लिए? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो वो बोले थे कि होगी कोई ना कोई, ऐसा थोड़ी शादी नहीं होगा। जैसा वो है, क्या बोलते हैं कि बाउंसर लाइन में वो काम करते हैं। बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती है बाउंसर लाइन में, जैसे कि आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी में देखिएगा तो वो आपको वैसी वैसी लड़कियां आपको दिख जाएगी। अच्छा, वैसी लड़कियां भी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के हैं, लेकिन लड़कियां खुल करके आकर के मतलब कि ये सब काम नहीं कर पाती है। हाँ, वो अपना प्राइवेट लाइफ जीना पसंद करती है, या फिर बड़े बड़े लेवल पे वो काम करना पसंद करती है। आप मोदी जी का सिक्योरिटी गार्ड में देखिएगा, आप जो लेडीज क्या बोलते हैं कि भीड़ को ये करने के लिए होते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। फिर जैसे आपने उस लड़के को भी ढूंढ लिया जो कि मतलब मुकेश अंबानी की बेटी से शादी करके जियो रिचार्ज फ्री करने का दावा कर रहा था। मैं मुकेश अंबानी की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो उसको आपने बताया नहीं कि ईशा अंबानी की शादी हो चुकी है, और उसके भोलेपन को देख के आपको कैसा लगा? भोलापन बहुत भोला है एकदम, मतलब कि पूछिए मत। उस समय क्या बोलते हैं कि अंबानी जी के बेटे का शादी हो रहा था, उसका नाम भूलना है, उनके बेटे का शादी हो रहा था, तो उसी समय जियो का रिचार्ज, जियो अनंत अंबानी, तो उसके उसी दौरान मतलब कि जियो का रिचार्ज मांगा हुआ था। ठीक है, वो लड़का बोला था कि मुझे क्या बोलते हैं कि मुकेश अंबानी की बेटी से शादी करना है, आप शादी करवा दीजिए, हम जियो का रिचार्ज कर देंगे। ठीक है, और वो इतना वायरल हो गया था कि मतलब कि 50-60 मिलियन व्यू चला गया था एक 2 दिन में उसके वीडियो पे। उसको, वो नवादा का ही रहने वाला था। अच्छा, बिहार का ही रहने वाला तो सारे टैलेंटेड लोग नवादा में ही, बिहार, नालंदा, बिहार, हाँ सब इधर ही गया। बहुत इनोसेंट है। कुछ दिन पहले भी हम उससे मिले थे और 2-3 बार हम उससे मिल चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्या बोलते हैं कि वो वीडियो बनाता है, फनी वे में बनाता है, उसको समझ भी नहीं है कि वो क्या करता है। ठीक है, अगर सोचिए गलती से कि मुकेश अंबानी उस पर क्लेम कर देगा तो पता नहीं कहाँ उसको जीवन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वीडियो जरूर उसकी सिक्योरिटी वगैरह कोई ना कोई देखा होगा, लेकिन वो लोग भी समझते हैं कि चलो बच्चा है, फनी वे में बना रहा है और कोई बात नहीं है। सही बात है। तो जैसे आप इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो अभी जैसे एक होता है कि अब क्या या आगे क्या, तो आगे जैसे आपके और भी कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए, अभी तो मेरे क्या बोलते हैं कि 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, सब कुछ मिला करके, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब मिला करके। आने वाले समय में इसको 3, 5, 10 मिलियन तक ले जाना, आगे बहुत आगे ले जाना। अभी नालंदा और मगध का नंबर 1 न्यूज चैनल है, आने वाले समय में बिहार का नंबर 1 न्यूज चैनल बनाना है, और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है, और बहुत आगे ले जाना है। और आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, आशीर्वाद है ही, तो बहुत आगे जाएगा, जिस प्रकार से लोग हमें पसंद करते हैं। और मैं, सबसे बड़ा बात है मैम कि मैं दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ, मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है। अच्छा, और हर किसी को अपने मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के सहारे रहो, किसी के भरोसे रहो। तुम किसी के भरोसे रहोगे तो तुम ढह जाओगे, ठीक है, और अपने बदौलत रहोगे तो तुम मतलब कि
2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा सक्सेस होने में, लेकिन वो रियल सक्सेस होगा। सही बात। तो आगे बहुत आगे जाना है और उसके लिए अमित मेहनत भी कर रहा है। और क्या बोलते हैं कि जो जिनसे मेरी शादी होने वाली है वो भी बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, बहुत अच्छा। इसी फील्ड से है? नहीं, वो इस फील्ड से नहीं, उनका इस फील्ड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। दूर दूर तक नाता नहीं। हाँ, वो यूपीएससी एस्पिरेंट है। अच्छा। हाँ, लेकिन उनको मेरा काम बहुत पसंद है। वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे भैया भाभी बहुत सपोर्ट करते हैं, दीदी जी बहुत सपोर्ट करते हैं। और आप जैसे जो वो फील करते होंगे जो मतलब बिल्कुल हमारा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। सुबह में हम बताए उनको कि मुझे बिहार गौरव सम्मान मिलने वाला है 23 मार्च को, तो वो मतलब कि इमोशनल हो गए कि ये अवार्ड मतलब कि सभी को नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो आगे बहुत आगे करना है और हमारे पीछे बहुत मेरे मतलब कि पुश करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेहनत मुझे खुद करनी है। मेहनत तो खुद करना है और मेहनत मैं कर रहा हूँ। और जब पीछे से पुश करते हैं तो मेहनत करने में और मजा आता है। तो हम यही जो भी मतलब कि मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मतलब कि सक्सेस होना चाहते हैं, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि आप किसी दूसरे के भरोसे मत बैठिए। अब मांझी द माउंटेन मैन एक मूवी निकली थी, उसमें पहाड़ काटने के बाद वो मांझी से पूछा गया था आपको ये पहाड़ काट करके कैसा लग रहा है, तो बताए थे कि आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे। सही बात। ठीक है, तो आप दूसरे के भरोसे मत बैठिए, आप अपना काम कीजिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचिए। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको सफल होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत कीजिएगा तो सफलता का मजाल नहीं है कि वो आपको ना मिले। सफलता मिलेगा, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, आप भी सक्सेस होइएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सक्सेस होंगे। और मेहनत नहीं करेंगे और लोग सोचेंगे कि शॉर्टकट अपना करके हम सक्सेस हो जाए, नॉट पॉसिबल। अब इतना क्या बोलते हैं कि ये हो गया, कंपटीशन हो गया है हर एक फील्ड में। किसी भी फील्ड में आप जाइए, हर एक फील्ड में कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और आप उससे ज्यादा मेहनत नहीं कीजिएगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। हम यही करना चाहते हैं और आगे बहुत आगे जाना है। और जैसे ये है कि हमारे यूथ के बारे में के लिए आप कुछ संदेश देना देखिए, यूथ के बारे में मैं यही कहना चाहेंगे मैम कि आजकल की यूथ अपने क्या बोलते हैं कि सक्सेस को कम देख करके वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को ज्यादा देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो सोशल मीडिया की तरफ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो उससे सीख नहीं रहे हैं, कुछ बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीख भी रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि वो सीख रहे हैं, उसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हैं। हर सिक्के का 2 पहलू होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव वे में अगर आप सोशल मीडिया को ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप निगेटिव वे में ले रहे हैं तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। अगर आप 25 से पहले अगर कुछ नहीं कर पाए, अगर आप कुछ सक्सेस नहीं कर पाए, तो 25 के बाद आपको गुलामी करना पड़ेगा। आप तैयार रहिए गुलामी करने के लिए। आपको घर वाले, आपकी बीवी आपको नहीं रखेगी। सही बात है। अरे भाग जाती है बेबी। मैम हम ऐसा खबर की है। नहीं, ऐसे आप अगर सक्सेस नहीं हो जाएंगे। नहीं, घबराने की बात नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, डार्क रियलिटी है। मैं ऐसा न्यूज कवर किया हूँ। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं पॉडकास्ट में अगर कैसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाग जाएगी बीवी। अगर आप सक्सेस नहीं होइएगा तो आपके घर वाले आपको नहीं पूछेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं नहीं कमा रहा था तो मेरे घर वाले मेरे से अच्छे से बात नहीं करते थे। जब मैं करने लगा, कुछ काम करने लगा, जब मैं कुछ अर्न करने लगा, जब मेरा लाइफ स्टाइल चेंज होने लगा, गाँव में लोग बोलते थे कि पगला गया है, माइक लेकर के निकलते थे। आज वही लोग बोलते हैं कि भाई मेरा बेक चैनल बना दो। और दर्जनों ऐसे लोग हैं जिसको मैंने चैनल बना करके बताया, आगे बढ़ाया और गाइड किया, और वो अच्छे खासे पैसा कमा रहे, लेकिन आज अमित चौरसिया का वो भूल गए। अच्छा, हाँ, ये तो गलत है। गलत है। जिसने सपोर्ट किया, जिसने आपको हेल्प की, उनको भूलना तो नहीं चाहिए। तो वो बहुत अच्छी बात है। वो मतलब कि वो उसी लेवल तक सोच सकते हैं। वही तो ठीक है, वो उनके लिए मुबारकबाद हो। यूथ को हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी दिन भर सोशल मीडिया चलाते हैं, ठीक है, लेकिन हम सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं। हम वीडियो बना करके पैसा कमा रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया पे करियर बना सकते हैं। आप भी सोशल मीडिया से लाखों रुपया कमा सकते हैं। बस देखते मत रहिए, सीखिए। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। मैं नहीं बोल रही हूँ उसको कि सोशल मीडिया की तरफ ही बढ़ जा। कुछ क्लिप कट करके जो मेरे विरोधी है वो वायरल कर रहे हैं कि देखो अमित चौरसिया बोल रहा है कि सोशल मीडिया की तरफ बढ़ो। अच्छा, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इस पे भी करियर बना सकते हैं। हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो हम भी सक्सेस हुए सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया का ही देन है कि पूरा बिहार मुझे जानता है। सोशल मीडिया का ही देन है कि डॉक्टर शर्मा जी आज हमको बुलाई है। सही बात है। अगर सोशल मीडिया पे हम वर्क नहीं करते तो आप कौन, मैं कौन, यहाँ पे हमको बैठने का मौका ही नहीं मिलता।
तो आप अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, बेफिजूल का टाइम खर्चा मत कीजिए। ये सब जो आप जो मतलब कि आजकल के युवा हैं वो एक अलग ट्रेडिशन चला लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे बचाना है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा करियर कैसे बचाना है, वो ये देख रहे हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे बचाऊं। तो आप गर्लफ्रेंड बचाते रह जाइए और एक समय ऐसा आएगा कि गर्लफ्रेंड भी आपसे यही बोलेगा कि तुम भाग, वो यही बोल करके भागेंगी कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। और हर एक परिवार ये चाहता है कि उसका जो मतलब कि आने वाला मेहमान हो, जो आने वाला मतलब कि फ्यूचर हो, वो सिक्योर नहीं होगा। तुम अपने बेटी को थोड़ी आपके पास नहीं। हम भी एक समय पे मतलब कि मेरा लव मैरिज को मतलब कि किया जा रहा है अरेंज मैरिज में, तो एक समय था उस समय वो बोला करते थे कि आप भी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। और आज मैं इतना कुछ कर लिया, उनके मम्मी पापा मेरे फैन हैं, वो नेपाल में वीडियो देखते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं कि भाई क्या काम है। वो सब पूरे फैमिली नेपाल में रहते हैं, वैसे वो रहने वाले हैं यहीं के बिहार के रहने वाले, लेकिन बिहार के काफी लोग नेपाल में हैं, बहुत सारे लोग हैं नेपाल में। तो हम उनको यही कहते हैं कि आप अपना करियर बनाइए, करियर नहीं बनाइएगा तो आप कुछ ज्यादा देर हो जाएगी तो फिर आप कुछ करने अधिकार आपको ये करना पड़ेगा, गुलामी करना पड़ेगा। और गुलामी हम स्टार्टिंग में बताया कि 10 रुपए का नौकर बनने से बेटर है 5 रुपए का मालिक बनो, जिंदगी एकदम गुलजार हो जाएगी। तो अमित, ऐसे ही आप न्यूज सब तक पहुंचाते रहिए, करप्शन का पर्दाफाश करते रहिए, समाज का कल्याण करते रहिए, क्योंकि आपके जैसे हीरो की हमारे समाज की बहुत आवश्यकता है। तो आपको बहुत ऑल द बेस्ट और बहुत सारी शुभकामनाएं। जब तक एक माझे जी जब मूवी बना रहे थे माझे द माउंटेन मैन, तो वो पहाड़ काटना स्टार्ट किए थे, तो वो बोले थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और वो पहाड़ काट करके ही क्या बोलते हैं कि दम लिए थे। तो उसी प्रकार मेरा भी है कि जब तक बिहार के सरकारी विद्यालयों का, बिहार के सरकारी कार्यालयों का करप्शन खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम अपना जो मेरा टोन है, जो मेरा पत्रकारिता का अंदाज है, वो जारी रहेगा। और इस हीरो की जहाँ पे जरूरत होगी जनता को, वहाँ पे पहुँचने का सर्वप्रथम कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।